So, hello people, this is your channel CATV and in this video we are going to understand the कारो important points. See, मैं आपको पहले भी बोल चुका हूँ कि कारो के लिए एक नोट्स हमारे पास वो सफिशिएंट नोट्स है, इसमें सब कुछ कवर है, बट फिर भी अब ऑब्वियस सी बात है कि लोग जो फैकल्टी अच्छी फैकल्टी उनके ही नोट्स को रेफ़र करते हैं। तो बोला गया है कि आप इसमें जो है पॉइंट्स टू रिमेंबर वाला पोर्शन आप कवर करो। हम पॉइंट्स टू रिमेंबर वाला पोर्शन कवर करेंगे, पर हम साइमल्टेनियसली ये भी देखेंगे कि ये पर्टिकुलर नोट्स में वो सब चीज़ें थी कि नहीं थी, ताकि एटलीस्ट लोगों को भी कॉन्फिडेंस रहे कि यार नहीं यार वो जो उधर लिखा हुआ है ना वो इसमें भी है, तो कायदे से अगर मैं इधर भी पढ़ूँ तो दिक्कत नहीं है, और कभी कुछ नहीं रहा तो हम उसको कॉपी करके इधर पुट कर देंगे। राइट, मैं फटाफट पढ़ूँगा इसको, जैसे मैं MTP RTP और अभी जो अमेंडमेंट और इनके क्वेश्चंस मैंने करे उधर मैं फटाफट चल रहा हूँ। तो अगर आपको लग रहा हो कि ज़्यादा तेज़ जा रहे हैं तो ऑब्वियसली बात है वहाँ पे स्पीड कम करने का ऑप्शन आप स्पीड कम कर देना। और बाकी अभी मैंने कम्युनिटी टैब में अपना एक पॉइंट भी पुट करा है, मैंने क्वेश्चन भी डाला है कि किसी को वीडियो से प्रॉब्लम हो रही हो, किसी को कुछ इम्प्रूवमेंट चाहिए वीडियो में, तो एक बार बताओ, उसको कंसिडर करेंगे। एक बार बताओ, आप कमेंट करो, ठीक है, तो मुझे समझ में आए, फिर उसके हिसाब से हम रिवर्ट करें। चलो स्टार्ट करते हैं एप्लीकेबिलिटी के ऊपर। तो कारो की एप्लीकेबिलिटी तो चलो आपको पता ही है। इधर क्या बोल रहे हैं, 1 सेकेंड, कारो आर इक्वली एप्लीकेबल इन केस ऑफ ब्रांचेस ऑल्सो बिकॉज अंडर 143(8) ब्रांच ऑडिटर हैज सेम ड्यूटीज एज कंपनी ऑडिटर। ओके चलो ठीक है, कारो की एप्लीकेबिलिटी कंपनी एंड ब्रांचेस बोथ। चलो ठीक है, ये भी लिख लेते, चलो ये नहीं लिखा हुआ तो ये लिख लेते। अब पॉइंट ये है कि लिखेंगे किधर, तो ठीक है, एक्स्ट्रा पॉइंट्स में हम लास्ट में लिख लेंगे, कारो इज़ एप्लीकेबल टू कंपनी एंड ब्रांचेस बोथ। तो ठीक है, हमने इस तरीके से लिख लिया। दूसरा, कंपनी जो स्मॉल कंपनी है, बायोस्कोप पढ़ते ना हम, बायोस्कोप तो OPC और स्मॉल कंपनी सेक्शन 8, तो स्मॉल कंपनी भी एग्जाम्प्ट है फ्रॉम द एप्लीकेबिलिटी। अब भले ही वो प्राइवेट कंपनी हो तो ठीक है ना, स्मॉल कंपनी तो स्मॉल कंपनी होती है, तो ये हमको पता था, कोई नया नहीं है। पेड अप कैपिटल इंक्लूड इक्विटी एज वेल एज प्रेफरेंस, तो ऑब्वियस बात है कि पेड अप शेयर कैपिटल बोला है तो दोनों ही इंक्लूड रहेंगे। और इधर हमने लिखा भी है इक्विटी और प्रेफरेंस, तो इसमें कुछ नया नहीं है। अमाउंट ओरिजिनली पेड अप ऑन फॉरफिटेड शेयर, ये कोई से शेयर फॉरफिट 1 सेकेंड, अमाउंट ओरिजिनली पेड ऑन फॉरफिटेड शेयर। अब यार मैंने तो शेयर फॉरफिट करके रखे, तो अमाउंट ओरिजिनली पेड ऑन फॉरफिटेड शेयर शुड बी एडेड टू द फिगर ऑफ पेड अप शेयर कैपिटल। देख लेते हैं इसमें ये है कि नहीं। देखो, शेयर फॉरफिचर वाला अमाउंट, राइट, शेयर एप्लीकेशन मनी शुड नॉट कंसीडर, ओके ये लिखा है शेयर एप्लीकेशन, देखो शुड नॉट कंसीडर। रिजर्व में कैपिटल रिवेन्यू रिवैल्यूएशन सब कवर है, देख लेते हैं रिजर्व एंड सरप्लस में लिखा है कि नहीं लिखा है। कैपिटल रिवेन्यू रिवैल्यूएशन देखो सब लिखा हुआ है। PNL का क्रेडिट, चलो PNL का क्रेडिट भी लिखा हुआ है, डेबिट बैलेंस लिखा हुआ है। अब 1 सेकेंड, अभी तो जैसे कि टोटल बोरोइंग बोल रहे हैं ना, बैंक एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन एग्रीगेट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन इंक्लूड NBFC, तो लिखा हुआ है देखो, बैंक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन NBFC सब लिखा हुआ है। लोन मे बी इन एनी फॉर्म, टर्म लोन, डिमांड लोन, CC, OD, एक्सपोर्ट क्रेडिट, बिल परचेज, ये लिखा हुआ है। बैंक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन NBFC, क्रेडिट कार्ड ड्यूज, बिल डिस्काउंट, राइट। टर्म लोन डिमांड लोन तो चलो समझ में आया, CC OD भी समझ में आया, ठीक है, सारे लोन कवर है। एक्सपोर्ट क्रेडिट, बिल परचेज, डिस्काउंट, ये लिखा हुआ है। अगर लिखना हो तो एक्सपोर्ट क्रेडिट और एक्स्ट्रा लिख सकते हैं। फिर लिखा है नॉन फंड बेस, ये जो हमने इधर लिखा हुआ है नॉन फंड बेस क्रेडिट फैसिलिटीज़, या बोल रहे हो कि बोरोइंग मतलब कि फैसिलिटीज़ देना। नॉन फंड बेस्ड क्रेडिट फैसिलिटी हैव डिवॉल्व एंड, अगर कन्वर्ट हुई है फंड बेस्ड में, ऑल्सो कंसिडर, मतलब कि अगर डिवॉल्व हो गई या कन्वर्ट हो गई तो उसको कंसिडर कर लेंगे, ठीक है। तो नॉन फंड बेस्ड क्रेडिट लिमिट को यूँ नहीं लेंगे, पर अगर वो डिवॉल्व हो गई या कन्वर्ट हो गई ले लेंगे। तो चलो ये भी लिख लिया कि नॉन फंड बेस्ड डिवॉल्व या कन्वर्ट हुई है फंड बेस्ड में ले लेंगे, अदरवाइज यूँ तो नहीं लेंगे। और एक्सपोर्ट क्रेडिट ले लेंगे, ठीक है। लॉन्ग टर्म लोन एज वेल एज शॉर्ट टर्म लोन, सिक्योर्ड अनसिक्योर्ड सभी कवर है। अब ठीक है, टोटल बोरोइंग बोला है तो बोरोइंग बोला है, सिक्योर्ड भी नहीं बोला है, तो हमको पता है। आउटस्टैंडिंग ड्यूज इन रिस्पेक्ट ऑफ क्रेडिट कार्ड, ये जो लिखा होता है क्रेडिट कार्ड ड्यूज, राइट। टोटल रिवेन्यू एज डिस्क्लोज, क्योंकि पेड अप कैपिटल बोरिंग एंड टर्नओवर ना,
to revenue as per disclosed in Schedule 3. Company other than finance company to revenue from operations, sale of product, services, other operating revenues as reduced by excise duty. ठीक है, वो तो कर ही देंगे क्योंकि वो क्रेडिट मिल जाता है उसका. इन रिस्पेक्ट ऑफ फाइनेंस कंपनी रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस इन शेल इंक्लूड इंटरेस्ट एंड अदर फाइनेंशियल सर्विस से जो रिवेन्यू आ रहा है. ठीक है, तो ये भी हमको पता है, ये भी बता देंगे कि चलो यार ये पर्टिकुलर फाइनेंस कंपनी का ये रिवेन्यू है. फिर भी लिख लेते हैं. देखो इधर लिख भी दिया कि फाइनेंस कंपनी का रिवेन्यू होता है तो इंटरेस्ट एंड अदर फाइनेंशियल सर्विसेज. चलो एंड ये मैंने आपको जो बोला कि प्रोडक्ट बेच के, सर्विस बेच के एंड अदर ऑपरेटिंग रिवेन्यूज़, राइट. तो अदर इनकम में ये है इंटरेस्ट इनकम, क्योंकि फाइनेंस कंपनी के अलावा ये इंटरेस्ट इनकम आ जाएगा, डिविडेंड इनकम आ जाएगा, P&L इन्वेस्टमेंट से गेन, नॉन ऑपरेटिंग इनकम ये भी आ जाएगा, और ये भी नेट ऑफ एक्सपेंसेस है. अब पॉइंट ये है इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस एंड अदर इनकम सब आता है. ओके, रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस एंड अदर इनकम. अब रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस में तो प्रोडक्ट, सर्विसेज एंड अदर ऑपरेटिंग रेवेन्यूज आते हैं. रिवेन्यू फ्रॉम डिसकंटिन्यूइंग ऑपरेशन भी आता है, रिड्यूस बाय ट्रेड डिस्काउंट, ये सब भी आता है. तो तीसरा पॉइंट इधर ऐड करना है कि अदर इनकम भी ऐड कर लो. चलो ठीक है, अदर इनकम भी ऐड कर लेते हैं, ये भी कंसीडर कर लेते हैं. ओके, तो ये कुछ थे अच्छे पॉइंट, ऐसा नहीं है कि नहीं थे, अच्छे पॉइंट्स तो थे. ओके, ये 2-3 जगह हमको अमेंड तो करना पड़ा. ओके, कर लेते हैं. ओके, तो अदर इनकम में हमने ये भी ले लिया कि इंटरेस्ट, डिविडेंड, P&L फ्रॉम इन्वेस्टमेंट, ठीक है, प्रॉफिट एंड लॉस फ्रॉम सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट. ऑब्वियस सी बात है कि इन्वेस्टमेंट के फ्लक्चुएशन से नहीं, सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट एंड अदर नॉन ऑपरेटिंग इनकम वो भी लेते हैं. ये थोड़ा सा मुझे डिस्प्यूटेबल लग रहा है, बट ठीक है, अब बोल के रखा है तो ठीक है कि रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन एंड अदर इनकम भी लेंगे, और अदर इनकम में ये भी डाल दिया. ओके ठीक है, ये थोड़ा सा डिस्प्यूटेबल तो लग रहा है मुझे कि जब आप रिवेन्यू की बात करो तो क्यों ले रहे हैं, बट ठीक है, हम इसमें ज़्यादा दिमाग नहीं लगाते. चलो बढ़ते हैं. और इस पर तो कोई क्वेश्चन भी नहीं है क्योंकि हमने सारे क्वेश्चन तो कर लिए हैं. पैरा 1 जो आता है, पैरा 3 का क्लॉज 1 आता है फिक्स्ड एसेट का, राइट. फिक्स्ड एसेट में यही है कि क्या प्रॉपर रिकॉर्ड्स मेंटेन हो रहे हैं, क्या वेरिफिकेशन होता है रेगुलर. चलो होता है कि नहीं होता. अगर होता है तो कुछ मटेरियल डिस्क्रिपेंसीज आई होगी, क्या आपने उसको प्रॉपरली डील करा आपने, मतलब मैनेजमेंट ने. ऐसा ऑडिटर मैनेजमेंट से पूछेगा. फिर आता है टाइटल डीड, राइट, कि टाइटल डीड ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी. इधर इमूवेबल बोला है, फिक्स्ड एसेट नहीं बोला. क्या कंपनी के नाम पे है और नहीं है तो फिर देखते हो आप, डिटेल एग्जामिन करते हो. अब ऑर्डर ने कोई डिफाइन नहीं करा है प्रॉपर रिकॉर्ड्स का मतलब क्या होता है. तो प्रॉपर रिकॉर्ड्स प्रोफेशनल जजमेंट के हिसाब से, राइट. तो ठीक है, हम लिख लेते हैं प्रॉपर रिकॉर्ड्स के ऊपर. देखो हम छोटी से छोटी चीज़ भी लिख लेते हैं, प्रॉपर रिकॉर्ड्स के ऊपर हम लिख लेते हैं PJ, प्रोफेशनल जजमेंट. रही बात दूसरा कि वेरिफिकेशन होता है कि नहीं होता है एट रेगुलर इंटरवल. रेगुलर मतलब रीजनेबल इंटरवल. तो व्हाट कंस्टिट्यूट रीजनेबल इंटरवल, वो फैक्ट एंड सर्कमस्टेंसेस पे देखा जाएगा. मैनेजमेंट में डिसाइड अबाउट पीरियोडिसिटी. मैनेजमेंट पीरियोडिसिटी डिसाइड कर सकती, अबव फैक्टर्स को देखते हुए पीरियोडिसिटी डिसाइड करेगी. वाइल एन एनुअल वेरिफिकेशन देखा जाए तो एनुअल वेरिफिकेशन रीजनेबल होता है. हालांकि ये सारे फैक्टर्स देख के हम इंटरवल डिसाइड करते हैं, फैक्टर्स देख के हम इंटरवल डिसाइड करते हैं, पर अगर एनुअल हो तो सही है, एनुअल में भी रीजनेबल. इट मे बी इनप्रैक्टिकेबल टू कैरी आउट. कई केसेस पे एनुअल भी इनप्रैक्टिकेबल होगा. इन केसेस में वेरिफिकेशन प्रोग्राम 1 in 3 year करवा लो. अब हमने बोला कि फैक्टर्स, फिर बोला 1 साल, वो कुछ नहीं तो कम से कम 3 साल. वेयर वेरिफिकेशन ऑफ ऑल एसेट इज़ नॉट मेड. अब फिर वापस से अपनी वाली पे आ गए. फिर ये उन्होंने ये बोल दिया कि कभी आप वेरिफिकेशन असेट्स का ड्यूरिंग द ईयर नहीं हो रहा है तो ऑडिटर के लिए नेसेसरी है कि फैक्ट रिपोर्ट करना. बट अगर वो सेटिस्फाई हो जाता है फ्रीक्वेंसी ऑफ वेरिफिकेशन से कि साल भर में तो नहीं हो रहा पर फ्रीक्वेंसी से सेटिस्फाई हो जाता है, तो उसको शुड मेक अ सूटेबल कमेंट. एक होता है रिपोर्ट करना, राइट, रिपोर्ट करना, और एक होता है सूटेबल कमेंट देना. ऑडिटर रिपोर्ट करेगा फैक्ट को, देखिए सूटेबल कमेंट. कि जो रेगुलर और रीजनेबल इंटरवल है इधर हम लिख लेते हैं. देखो पर्टिकुलर इंटरवल जो भी हमने लिखा है, इंटरवल ये फैक्टर के बेसिस पे होते हैं, पर अगर 1 साल भी कर दिया तो ठीक है. अगर 1 साल में नहीं हो रहा है तो 3 साल में कर लो सम केसेस में. देखो अब 1 साल में नहीं हो रहा है, जो हमने पढ़ा कि 1 साल में वेरिफिकेशन नहीं हो रहा है, तो ऑडिटर रिपोर्ट द फैक्ट, रिपोर्ट करो फैक्ट. बट इफ़ सूटेबल पीरियड, अगर पीरियड सूटेबल है
फ्रीक्वेंसी वेरिफिकेशन की सही है, तो पीरियड की जगह फ्रीक्वेंसी लिख देता हूँ, ठीक है। तो इफ़ सूटेबल फ्रीक्वेंसी देन गिव कमेंट। बट ये जो है रेगुलर इंटरवल, आपको ये बाद में जब ये क्वेश्चन में ऐसा कुछ पूछे तब आपको बताना कि बेस्ड ऑन फैक्टर्स, अदरवाइज 1 साल में कर देंगे, नहीं हो रहा है 1 साल में तो 3 साल में कर लेंगे, 1 साल में नहीं होता है तो रिपोर्ट करेंगे फैक्ट। इफ़ सूटेबल फ्रीक्वेंसी देन गिवन कमेंट, देन गिव कमेंट। फ्रीक्वेंसी अगर सूटेबल है देन गिव कमेंट कि यार 1 साल में नहीं हो रहा, बट फ्रीक्वेंसी सूटेबल, तो फिर कमेंट दे देंगे। चलो वो तीसरा, फिर टाइटल डीड। क्या टाइटल डीड कंपनी के नाम पे है? टाइटल डीड का मतलब क्या होता है? सेल डीड, ये सब चीज़ें, तो ये सब हमने भी लिखा था कि सेल डीड, कन्वेंस डीड, तो सेल डीड, ट्रांसफर डीड, कन्वेंस डीड ऑफ लैंड, अब वेदर द टाइटल डीड ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी, लैंड बिल्डिंग टुगेदर, परचेस अलॉट ट्रांसफर टू एनी पर्सन, गवर्नमेंट, किसी को भी आपने ट्रांसफ़र करी हो, किसी से भी आई हो, ट्रांसफ़र बाय एनी पर्सन टू द कंपनी, किसी से भी आई हो, कोई दिक्कत नहीं। अब देखो लैंड में लीज होल्ड होता है, लीज की लैंड होती है, लीज होल्ड लैंड एंड बिल्डिंग कवर्ड अंडर द फिक्स्ड एसेट, लीज एग्रीमेंट ड्यूली रजिस्टर्ड विद द एप्रोप्रिएट अथॉरिटी। चलो, तो द डीड मे बी रजिस्टर्ड डीड, ट्रांसफर डीड, कन्वेंस डीड। अब देखो लीज होल्ड एग्रीमेंट भी आ जाता है, तो ठीक है, लीज वाला भी फैक्टर इधर आ जाएगा। तो ऐसे केस में, लीज होल्ड वाले केस में, तो लीज एग्रीमेंट जो है वो भी रजिस्टर्ड होना चाहिए। रिपोर्टिंग अंडर दिस क्लॉज की टाइटल डीड ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी क्या कंपनी के नाम पे नहीं है, तो आपको नेगेटिव से पूछना है, विद टाइटल डीड ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी इन द नेम ऑफ कंपनी। अगर नहीं है देन मे बी मेड देन मे बी मेड रिपोर्टिंग जो है, मे बी मेड, जैसे कि रिपोर्टिंग है इस तरीके से की जाएगी कि 1 सेकेंड, ये जो हमने भी लिखा था, राइट, लैंड एंड बिल्डिंग में ग्रॉस ब्लॉक, नेट ब्लॉक, पहले तो नंबर ऑफ केसेस, अब लीज होल्ड है, फ्री होल्ड है, ग्रॉस ब्लॉक, नेट ब्लॉक, रिमार्क, तो नंबर ऑफ केसेस, राइट, ये इतने सारे केसेस जो भी है। लीज होल्ड, फ्री होल्ड सिर्फ लैंड में आएगा, बिल्डिंग में नहीं आएगा। ग्रॉस ब्लॉक, नेट ब्लॉक और रिमार्क, तो ठीक है, ये हमको समझ में आ गया कि नंबर ऑफ केसेस, ग्रॉस ब्लॉक, नेट ब्लॉक भी हम लिख देंगे, रिमार्क फिर चलो याद हो जाएगा, पर ये लीज होल्ड, फ्री होल्ड है, ये लैंड में आएगा, बिल्डिंग में नहीं आएगा। अगर आपको स्टार्टिंग वाला पॉइंट याद हो गया कि नंबर ऑफ केसेस, तो ठीक है, आप फिर लिख दोगे लीज होल्ड, फ्री होल्ड, ग्रॉस ब्लॉक, नेट ब्लॉक, रिमार्क, ये सब लिख दोगे आप। इन्वेंट्री में क्या बोलते हैं कि क्या फिजिकल वेरिफिकेशन कंडक्ट होता है रेगुलर इंटरवल में। अभी अपन ने उधर रेगुलर इंटरवल पढ़ा फैक्टर्स को देखते हुए, 1 साल नहीं तो 3 साल। अब समझो फिजिकल वेरिफिकेशन, पहले इन्वेंट्री के पॉइंट्स देख लेता है। तो देखो फिजिकल वेरिफिकेशन इन्वेंट्री का, ये तो मैनेजमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। शुड वेरीफाई ऑल मटेरियल आइटम, मटेरियल आइटम को साल में एक बार करो। फिक्स एसेट में तो ये बोलते हैं कि सबका सभी साल में एक बार करो, इधर बोल रहे मटेरियल आइटम साल में एक बार करो, ये हमने पढ़ा भी था कि मटेरियल आइटम को 1 साल में कर लो। और रीजनेबल इंटरवल वही है कि फैक्ट के बेसिस पे डिपेंड होगा। मैनेजमेंट ऑफ अ कंपनी डिटरमाइन करते हैं पीरियोडिसिटी ऑफ द फिजिकल वेरिफिकेशन कंसिडरिंग दिस फैक्टर्स। नॉर्मली जहाँ पे प्रैक्टिकल है, ऑल द आइटम्स ऑफ इन्वेंट्री शुड बी वेरीफाइड बाय द मैनेजमेंट ऑफ द कंपनी एटलीस्ट वंस इन ईयर। पहले तो ये बोलते हैं, देखो ये फिजिकल वेरिफिकेशन बोला है कि मटेरियल आइटम्स का साल में एक बार करो, फिर रीजनेबल इंटरवल तो फैक्ट के बेसिस पे होता है, फिर बाद में ये बोल दिया कि सारे आइटम्स का 1 साल में करो। तो ये इतना रेलेवेंट नहीं है, ये पूछते भी नहीं है ज़्यादा। ऊपर मटेरियल बोल रहे हैं, फिर ऑल दी आइटम बोल रहे हैं, तो आप मटेरियल मान के चलो। लोन्स एंड एडवांसेस, तीसरा पॉइंट। चलो लोन्स एंड एडवांसेस हमारा तीसरा पॉइंट। ये लोन टू डायरेक्टर्स है, राइट। तो लोन गिवन बाय कंपनी, तो लोन जो आप दे रहे हो, राइट, कोई सा भी लोन है, किसी को भी दे रहे हो, राइट, कवर्ड अंडर अदर पार्टीज कवर्ड इन द रजिस्टर मेंशन अंडर 189। देखो क्या लिखा है, कंपनी ने ग्रांट करा है क्या लोन, सिक्योर्ड अनसिक्योर्ड टू कंपनी फर्म अदर पार्टीज कवर्ड इन द रजिस्टर। तो कंपनी फर्म अदर पार्टीज कवर्ड इन द रजिस्टर। चलो आप लोन दे रहे हो तो एक पर्टिकुलर टर्म्स एंड कंडीशन है, तो टर्म्स एंड कंडीशन प्रिजुडिशियल तो नहीं है। देखो एक होता है कि सब सही है ना, और एक होता है गलत तो नहीं है, गलत तो नहीं है, सब सही है। तो अपनों को ऐसा पूछना है, गलत तो नहीं है, गलत तो नहीं है, ऐसा। तो वेदर द टर्म्स एंड कंडीशन आर नॉट प्रिजुडिशियल, प्रिजुडिशियल तो नहीं है। तो पहले बात होगी टर्म्स एंड कंडीशन की। चलो हो गया टर्म्स एंड कंडीशन। अब पेमेंट हो रहा है, तो पेमेंट इरेगुलर तो नहीं है। देखो अब इधर हमने बोला कि नॉट प्रिजुडिशियल, गलत तो नहीं है, पर इधर फिर ये नीचे बोल रहे हैं कि वेदर शेड्यूल ऑफ रीपेमेंट
ऑफ प्रिंसिपल एंड पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट वो स्टिपुलेटेड है, तो वही बात हो गई कि इधर नेगेटिव सेंस में पूछा था, नेगेटिव तो नहीं है और इधर बोल दिया पॉजिटिव है, तो आपको वो सब चीज़ें एक बार देखनी पड़ेगी, अदरवाइज आप अपनी लैंग्वेज में भी थोड़ा बहुत लिख सकते हो। चलो टर्म्स एंड कंडीशन हो गया। फिर हम ये देखते हैं कि जो रीपेमेंट है ना वो रेगुलर है कि नहीं, स्टिपुलेटेड है कि नहीं, स्टिपुलेटेड है कि नहीं, रेगुलर है कि नहीं। तो एक तो टर्म्स एंड कंडीशन हो गया कि टर्म्स एंड कंडीशन वो बायस्ड नहीं होना चाहिए, प्रिजुडिशियल नहीं होना चाहिए। फिर टर्म्स एंड कंडीशन हो गया। फिर आ गया इंटरेस्ट एंड प्रिंसिपल, कि इंटरेस्ट एंड प्रिंसिपल, इंटरेस्ट का पेमेंट, प्रिंसिपल का रीपेमेंट रेगुलर है, स्टिपुलेटेड है, तो दो वेदर है। फिर जो टर्म्स एंड कंडीशन हो गया, अब टर्म्स एंड कंडीशन में वो लोन रीशेड्यूलमेंट, लोन का वो टेबल भी रहेगी शेड्यूलमेंट की, तो वेदर वो स्टिपुलेटेड है, और चलो स्टिपुलेटेड है मतलब कि सब कुछ लिखा पढ़ी प्रॉपर है ना, जो ऐसा डिसाइड करके रखा है वैसा ही है क्या, तो स्टिपुलेटेड है कि नहीं और रेगुलर है कि नहीं। तो टर्म्स एंड कंडीशन, फिर इंटरेस्ट एंड प्रिंसिपल, स्टिपुलेटेड एंड रेगुलर, तो स्टिपुलेटेड एंड रेगुलर। लोन की टेबल भी होना चाहिए और वो रेगुलर भी होना चाहिए। अब देखो, अगर अमाउंट इज़ ओवर ड्यू, अगर ओवर ड्यू है तो अमाउंट अगर ओवर ड्यू है और ओवर ड्यू मोर देन 90 डेज़ है, तो रिकवरी के लिए रीजनेबल स्टेप्स लिए कि नहीं। तो टर्म्स एंड कंडीशन, इंटरेस्ट प्रिंसिपल स्टिपुलेटेड और रेगुलर। फिर अगर चलो अगर अमाउंट ओवर ड्यू हो गया एक्सीडिंग मोर देन 90 डेज़, राइट, एंड वेदर रीजनेबल स्टेप्स, रिकवरी के लिए अगर 90 डेज से ओवर ड्यू हो गया तो रिकवरी के लिए रीजनेबल स्टेप्स लिए कि नहीं। अब आ जाता है 3.3 क्लॉज 3 पैरा 3, ये लोन्स का बात कर रहे हैं, ए की बात कर रहे हैं, ए। तो इसमें टर्म्स एंड कंडीशन एट द टाइम ऑफ ग्रांट ऑफ लोन इन दिस रिकॉर्ड में बी नोटेड डेट क्लॉज यूज द टर्म ग्रांट। देखो क्लॉज में वेदर द टर्म्स एंड कंडीशन ऑफ द ग्रांट ऑफ सच लोन, ग्रांट देखते हैं हम ऑर्डिनरीली हम अंडरस्टूड करते हैं मीन्स लोन ग्रांटेड ड्यूरिंग ईयर। हाउएवर ये अप्रोप्रिएट है टू इंक्लूड सच लोन डेट वर रिन्यूड। तो लोन ग्रांट और लोन रिन्यू दोनों, हमने लोन ग्रांट तो कवर कर लिया था, इधर हम रिन्यू भी कवर कर लेते हैं। ओके, तो वेदर टर्म्स एंड कंडीशन ऑफ लोन्स ग्रांट और रिन्यू वो प्रीजुडिशियल तो नहीं है। अब बी एंड सी वो उसमें ग्रांट और ओपनिंग बैलेंस दोनों कवर है, तो बी और सी में लोन ग्रांट एंड लोन ओपनिंग बैलेंस, मतलब कि लोन जो ग्रांट हुए हैं और लोन ड्यूरिंग द ईयर है, लोन का ओपनिंग बैलेंस है। इन सब में हम देखेंगे कि जो पेमेंट है वो स्टिपुलेटेड है कि नहीं, क्या जैसा डॉक्यूमेंट में बोल के रखा है वैसा पेमेंट हो रहा है कि नहीं, और रेगुलर पेमेंट हो रहा है कि नहीं, और इन केस अगर 90 डेज से ज़्यादा का ओवर ड्यू है तो रिकवरी स्टेप्स लिए कि नहीं। अब इन केस नॉन स्टिपुलेशन, अभी अपन बोल रहे हैं ना स्टिपुलेटेड होना चाहिए, स्टिपुलेटेड लिखा पढ़ी होनी चाहिए, स्टिपुलेटेड। अगर इन केस ऑफ स्टिपुलेशन नहीं है तो रीपेमेंट ऑफ प्रिंसिपल, पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट, तो ऑडिटर ये फैक्ट लिखेगा और रिपोर्ट करेगा कि ही इज़ अनेबल टू मेक स्पेसिफिक कमेंट, कि अगर जब स्टिपुलेटेड ही नहीं है, जब लिखा पढ़े ही नहीं है, तो वो जो भी पेमेंट कर रहा है वो रेगुलर है कि नहीं है, वो मैं कैसे कमेंट करूँ भाई। स्टिपुलेटेड के हिसाब से अगर मैं देखूँ, मैं रेगुलरिटी देख सकता हूँ एक स्टिपुलेटेड के हिसाब से, कि देखो स्टिपुलेटेड है तो मैंने देख लिया कि यार हाँ लोन डॉक्यूमेंट में ऐसा लिखा हुआ है, ये पेमेंट कर रहा है, ये रेगुलर है पेमेंट करने में। हम यही बोलते हैं कि लोन्स ग्रांटेड, इंटरेस्ट एंड पेमेंट जो भी है, रीपेमेंट ऑफ प्रिंसिपल, पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट, क्या स्टिपुलेटेड है एंड रेगुलर है। अगर स्टिपुलेटेड नहीं है, वन सेकंड, स्टिपुलेटेड नहीं है तो आप रेगुलरिटी पे कमेंट नहीं कर सकते आपको ये फैक्ट लिखना पड़ेगा। और ये लिखा हुआ भी है कि इन केस ऑफ, देखो हमने बोला स्टिपुलेटेड, इन केस ऑफ नॉन स्टिपुलेशन हम नहीं पता कर पा रहे, तो ऑडिटर स्टेट करेगा एंड रिपोर्ट करेगा दैट ही इज़ अनेबल टू स्पेसिफिक, ही इज़ अनेबल टू मेक कोई कमेंट ऑन दी रेगुलरिटी, क्योंकि जब लिखा पढ़ी ही नहीं है तो वो जो भी पेमेंट करे, कभी कुछ पेमेंट करा नहीं करा, जो भी है मैं रेगुलरिटी पे कमेंट नहीं कर सकता। अब इधर तो ऐसा नहीं लिख सकते ना कि एटलीस्ट वंस इन ईयर पे कर दो, ये तो नहीं कर सकते इधर, तो रेगुलरिटी पे नहीं कर सकते कमेंट। इन केस शेड्यूल ऑफ पेमेंट इज स्टिपुलेटेड बट रीपेमेंट, ओके। अब बात आती है कि लिखा पढ़ी है और रेगुलर पेमेंट नहीं है, तो ऑडिटर ये रिपोर्ट करेगा फैक्ट, राइट, ओके। एक होता है कि रेगुलर नहीं है और एक होता है ओवरड्यू हो गया 90 दिन से ज़्यादा, तो रेगुलर नहीं है तो भी ये रिपोर्ट करेंगे फैक्ट, और जब ओवरड्यू 90 डेज से आता है तो हम देखेंगे कि रिकवरी स्टेप्स लिए कि नहीं।
तो ये हमने लिखा कि ये पूरा टोटल अमाउंट ये लिख देंगे, और अगर कभी स्टिपुलेटेड है और उसमें रेगुलर नहीं है तो स्टेट द फैक्ट। तो देखो रीपेमेंट रेगुलर है, अगर नहीं है तो स्टेट द फैक्ट, और अगर स्टिपुलेटेड नहीं है तो आप तो रेगुलरिटी पे ही कमेंट नहीं कर सकते, पर अगर स्टिपुलेटेड है और फिर भी आप पेमेंट नहीं कर रहे हो, जो भी है, फिर आपको लग रहा है कि इधर रेगुलर नहीं है, तब रिपोर्ट करो इफेक्ट। फिर रेगुलर तो चलो छोड़ो, इरेगुलर है, इधर तो ओवरड्यू ही 90 डेज से ज़्यादा है, तो स्टेट करो टोटल अमाउंट एंड वेदर रीजनेबल स्टेप्स लिए गए हैं कि नहीं लिए गए। फिर आता है कंप्लायंस ऑफ प्रोविजंस ऑफ 185 186। ओके, तो ये हो गया तीसरा लोन का। चौथा है लोन टू डायरेक्टर, ये भी आ जाता है कि अगर आप लोन गारंटी इन्वेस्टमेंट जो भी कर रहे हो तो सेक्शन 185 186 का कंप्लायंस कर रहे हो कि नहीं, राइट। आप ठीक है, वेदर प्रोविजंस आर कंप्लायंस, इफ़ नॉट विद प्रोविजंस आर कंप्लायंस, और कभी नहीं देन प्रोवाइड डिटेल। नहीं कर रहे हो तो आप डिटेल बताओ। तो ये इंश्योर करना कि 185 186 कंप्लायंस कर रहे हैं कि नहीं, आपको 185 186 पता होना चाहिए। आप ये फॉलोइंग प्रोसीजर कर सकते हो। पहले तो मैनेजमेंट से डिटेल ले लो कि यार 185 186 में हम किसको देते हैं, लोन डायरेक्टर्स को, होल्डिंग कंपनी, ये सब चीज़ें। तो ऑब्टेन करो मैनेजमेंट से डिटेल्स ऑफ डायरेक्टर एनी अदर पर्सन जिसमें डायरेक्टर इंटरेस्टेड है, डिटेल्स ऑफ पर्सन कवर्ड इन क्लॉज फ्रॉम MBP1 रजिस्टर्स, यहाँ से पता कर सकते हो। एक हो गया डायरेक्टर, एक हो गया इंटरेस्टेड पार्टी, या फॉर्म MBP1 और रजिस्टर से भी कर सकते हो। तो पहले आपने पार्टीज़ को पता करा, फिर जो है ट्रांजेक्शन विद सच पर्सन इंक्लूडिंग लोन गारंटी सिक्योरिटी इन्वेस्टमेंट, ये सारा आता है। फर्दर एग्जामिन करो डिटेल्स टू फाइंड आउट कोई ट्रांजेक्शन अट्रैक्ट कर रहा है प्रोविजन, तो आपने ट्रांजेक्शन फिर फाइंड आउट करे। फिर देखा कि 185 फाइंड आउट करा कि 185 लग रहा है, और अगर एक्सेप्शन है तो एक नेसेसरी एविडेंस ऑब्टेन करो कि यार ये एक्सेप्शन है, तो इतना पता करे कि कैसे ये एक्सेप्शन है, क्या ये एक्सेप्शन है कि भी नहीं, तो नेसेसरी एविडेंस ऑब्टेन करो इन सपोर्ट ऑफ सच एक्सेप्शन। और देखो कि 185 अट्रैक्ट हो रहा है कि एक्सेप्शन से। अब 185 अट्रैक्ट हो रहा है, इसका कंप्लायंस है कि नहीं है। तो अगर नॉन कंप्लायंसेस है, अगर नॉन कंप्लायंसेस है, माना चलो इधर नॉन कंप्लायंसेस है, तो मैक्सिमम अमाउंट आउटस्टैंडिंग, नॉन कंप्लायंसेस है तो अमाउंट आउटस्टैंडिंग ड्यूरिंग द ईयर, और ईयर में, और बैलेंस शीट इन रिस्पेक्ट ऑफ डायरेक्टर, क्या डायरेक्टर में ड्यूरिंग द ईयर इतना अमाउंट आउटस्टैंडिंग है, बैलेंस शीट डेट पे इतना आउटस्टैंडिंग है। पर्सन जिसमें डायरेक्टर इंटरेस्टेड है, इनका रिलेशनशिप बताओ, और इतना ड्यूरिंग द ईयर आउटस्टैंडिंग है एट द बैलेंस शीट डेट, तो ड्यूरिंग द ईयर एंड द अमाउंट आउटस्टैंडिंग एट बैलेंस शीट। तो ये अच्छा पॉइंट है, इसको भी हम नोट्स में करते हैं इनकॉर्पोरेट। फॉर दिस पर्पज इंश्योरिंग कंप्लायंस ऑफ 186। ओके, ये हो गया इंश्योरिंग कंप्लायंस ऑफ 185, कि 185 को किस तरीके से हम इंश्योर करें, 186 को किस तरीके से इंश्योर करें। ठीक है, तो हमने ये सब लिख लिया, इसको अभी हम ऐड कर लेंगे। और फॉर द पर्पज ऑफ इंश्योरिंग कंप्लायंस 186, तो 185 हो गया। 186 में भी यही है, डिटेल्स ले लो, लोन गिवन टू एनी पर्सन, बॉडी कॉर्पोरेट, गारंटी गिवन और सिक्योरिटी प्रोवाइडेड इन कनेक्शन विद लोन टू एनी अदर बॉडी कॉर्पोरेट, सिक्योरिटी प्रोवाइडेड, सिक्योरिटी एक्वायर्ड ऑफ एनी अदर बॉडी कॉर्पोरेट बाय वे ऑफ सब्सक्रिप्शन मेड ड्यूरिंग द ईयर एज वेल एज आउटस्टैंडिंग बैलेंस। तो डिटेल्स ले लो, लोन गिवन टू, इधर सबसे पहले लोन हम दे रहे हैं, राइट, पर्सन, बॉडी कॉर्पोरेट, गारंटी गिवन, सिक्योरिटी प्रोवाइडेड, राइट, लोन गिवन टू पर्सन, बॉडी कॉर्पोरेट, गारंटी गिवन, सिक्योरिटी प्रोवाइडेड इन कनेक्शन विद अ लोन टू एनी अदर बॉडी कॉर्पोरेट। तो लोन गिवन टू, गारंटी गिवन और सिक्योरिटी प्रोवाइडेड। फिर उन्होंने सिक्योरिटी एक्वायर्ड, राइट, आप गारंटी गिव और सिक्योरिटी का, आप लोन किसको दे रहे हो, पर्सन, बॉडी कॉर्पोरेट को, तो आप गारंटी और सिक्योरिटी भी पर्सन और अदर बॉडी कॉर्पोरेट को ही दोगे। देखो पर्सन, अदर बॉडी कॉर्पोरेट, बस ये है कि उन्होंने पहले लोन लेके रखा होगा, तभी तो आप गारंटी सिक्योरिटी दोगे ना। फिर सिक्योरिटी एक्वायर्ड करी होगी किसी पर्सन की, तो होने से अदर बॉडी कॉर्पोरेट बाय वे ऑफ सब्सक्रिप्शन, राइट, मेड ड्यूरिंग द ईयर, राइट, पर सब्सक्रिप्शन परचेस अदरवाइज जो आपने ड्यूरिंग द ईयर है या आउटस्टैंडिंग बैलेंसेस है। मतलब समझ रहे हो, सिक्योरिटी एक्वायर्ड मतलब कि ये इन्वेस्टमेंट हो गया, इन्वेस्टमेंट इन सिक्योरिटी। तो लोन गारंटी सिक्योरिटी इन्वेस्टमेंट, लोन गारंटी सिक्योरिटी आप दे रहे हो, इन्वेस्टमेंट आप कर रहे हो, तो पर्सन, बॉडी कॉर्पोरेट, राइट। सिक्योरिटी एक्वायर्ड कर रहे हो तो ऑब्वियस ही बात है आप बॉडी कॉर्पोरेट का कर रहे हो, पर लोन गारंटी सिक्योरिटी तो आप पर्सन, बॉडी कॉर्पोरेट दोनों को दे सकते हो। तो उसकी डिटेल्स ले लो। फिर देखो, एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम द ट्रांजेक्शन
कंपनी क्या 60% ऑफ पेड अप कैपिटल फ्री रिजर्व सिक्योरिटी प्रीमियम से एक्सीड हो रहा है। तो ये तो आपको 186 याद होना चाहिए। तो वही है कि आप ये चेक करो कि 186 का ये वाला कंप्लायंस हुआ है कि नहीं। 60% ऑफ पेड अप कैपिटल फ्री रिजर्व सिक्योरिटी प्रीमियम और 100% ऑफ फ्री रिजर्व सिक्योरिटी प्रीमियम, विच एवर इज हायर। तो कंपनी एक्सीड द लिमिट ऑफ, राइट, वन सेकेंड, exceed the limit of 60% of paid up capital free reserve security premium or 100% of free reserve security premium, whichever is more, right? If it exceed the limit specified above, whether prior approval by means of special resolution, prior approval लेना पड़ता है स्पेशल रिजोल्यूशन का, तो जनरल मीटिंग में SR लेना पड़ता है अगर आप ये कर रहे हो तो वही है, SR लिया कि नहीं लिया। कंपनी ने इन्वेस्टमेंट किया है, तो क्या कंपनी ने इन्वेस्टमेंट किया है मोर देन 2 लेयर ऑफ इन्वेस्टमेंट कंपनी, क्योंकि नहीं कर सकते। फिर द कंपनी ने डिस्क्लोज करा है फुल पर्टिकुलर्स ऑफ लोन गिवन, इन्वेस्टमेंट जो भी करा है, गारंटी गिवन, सिक्योरिटी प्रोवाइडेड इन फिनेंशियल स्टेटमेंट, क्या पूरा डिस्क्लोजर है कि नहीं फिनेंशियल स्टेटमेंट में। डिस्क्लोज द फुल पर्टिकुलर्स इंक्लूडिंग पर्पस जिसके लिए वो यूटिलाइज कर रहे हैं। चेक वेदर द कंपनी हैज़ पार्ट बोर्ड रिजोल्यूशन, मतलब पहले आप 186 ओपन करो। देखो ये अपना 186 है, लोन एंड इन्वेस्टमेंट कंपनी कर रही है, तो पहले तो डिटेल्स ले लो इन सब की, राइट। फिर एक लिमिट वाला पोर्शन आ गया, तो एक डिटेल्स ऑफ LGSI ले लिया, ये अपन 186 है, डिटेल ऑफ LGSI ले लिया। फिर लिमिट्स ले ली, देख ली कि इसके ऊपर पे जाते हैं तो स्पेशल रिजोल्यूशन लगता है। देखो इसके ऊपर जाते हैं तो स्पेशल रिजोल्यूशन लगता है, राइट। और फिनेंशियल स्टेटमेंट में आपको ये भी दिखाना है कि किस पर्पज़ के लिए वो यूटिलाइज हो रहा है, कि लोन दिया आपने, गारंटी दी, सिक्योरिटी दी, इंक्लूडिंग द पर्पज़ इन विच द सेम इज़ प्रपोज टू बी यूटिलाइज। तो देखो कि क्या कंपनी ने फुल डिस्क्लोज करा है। फिर ये स्पेशल रिजोल्यूशन हो गया, फिर हमने बोर्ड रिजोल्यूशन पढ़ा है। बोर्ड रिजोल्यूशन पास हुआ है, प्रायर अप्रूवल लिया है जब ज़रूरत है फॉर पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, मतलब कि पूरा प्रायर अप्रूवल भी लेना पड़ता है ना। चेक करो क्या वो उन्होंने वो लिया है, चेक करो रेट ऑफ इंटरेस्ट प्रिवेलिंग यील्ड से कम तो नहीं है, प्रिवेलिंग यील्ड ऑफ गवर्नमेंट सिक्योरिटी क्लोज टू द टेनर ऑफ लोन। चेक अगर कंपनी इज इन डिफ़ॉल्ट है, चेक अगर कंपनी इज इन डिफ़ॉल्ट है, कंपनी ने डिफ़ॉल्ट करा इनमें, तो टिल द डिफ़ॉल्ट इज सब्सिस्टिंग आप नहीं दे सकते लोन। तो चेक इफ़ अ कंपनी इज इन डिफ़ॉल्ट, राइट, द कंपनी इज नॉट अलाउड टू गिव। अगर कंपनी डिफ़ॉल्ट में है तो नहीं कर सकते टिल द डिफ़ॉल्ट इज सब्सिस्टिंग। जैसे कि भाई पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से प्रायर अप्रूवल लेना है और कोई डिफ़ॉल्ट नहीं हो रीपेमेंट में, तो अगर डिफ़ॉल्ट है तो जब तक डिफ़ॉल्ट है तब तक आप नहीं दे सकते लोन, गारंटी, सिक्योरिटी, इन्वेस्टमेंट। आप खुद ही डिफ़ॉल्ट कर रहे हो, तो आप जब खुद को ही किसी को पे करना आप नहीं पे कर पा रहे हो, तो ऐसे केस में आप थोड़ी ना दे सकते लोन, गारंटी, सिक्योरिटी, इन्वेस्टमेंट थोड़ी ना एक्वायर कर सकते हो। या कंपनी मेंटेन करते रजिस्टर MBP2 में इन द मैनर एज प्रिस्क्राइब एंड चेक द कंप्लायंस ऑफ द अदर प्रोविजन एंड रिलेवेंट रूल्स। तो 186 का पूरा पॉइंट्स उन्होंने दे के रखे। अगर नॉन कंप्लायंस हुआ है तो इस तरीके से होगा, ठीक है। अब इस तरीके से रिपोर्टिंग तो पूछता नहीं है कि इस तरीके से बताना पड़ेगा कि मोर देन 2 लेयर ऑफ इन्वेस्टमेंट, चलो उसकी टेबल बना दी कि मोर देन 2 लेयर्स ऑफ इन्वेस्टमेंट कराए क्या, तो अमाउंट कितना है और बैलेंस कितना है बैलेंस शीट डेट पे, दोनों अमाउंट कितना, बैलेंस कितना। फिर कुछ अदर डिफ़ॉल्ट को 3 डिफ़ॉल्ट उन्होंने बता के रखे स्पेसिफिक कि मोर देन 2 लेयर्स, लोन गिवन, गारंटी गिवन, राइट, सिक्योरिटी प्रोवाइडेड, एक्विजिशन ऑफ सिक्योरिटी, एक्सीड द लिमिट, क्या आपने लिमिट से ज़्यादा करा और स्पेशल रिजोल्यूशन नहीं लिया तो एक स्पेशल रिजोल्यूशन एक उनके लिए मेजर हो गया, और इंटरेस्ट लोअर है क्या, राइट। तो आपने किसको भी लोन दिया हो, राइट, किसी में भी इन्वेस्टमेंट करा हो, कितना अमाउंट करा, बैलेंस क्या था बैलेंस शीट डेट पे। तो एक हो गया हमारा कि जो है 2 लेयर, एक हो गया स्पेशल रिजोल्यूशन, और एक हो गया इंटरेस्ट प्रिवेलिंग यील्ड से कम है क्या, बाकी अदर डिफ़ॉल्ट, बाकी सब डिफ़ॉल्ट अदर डिफ़ॉल्ट में आता है। तो ले देखिए 186 को पूरा चेक करना है। ओके, फिर आता है पब्लिक डिपॉजिट का पॉइंट सी। और हाँ देखो, हमने इनकॉर्पोरेट भी कर लिया कि हमको इंश्योर करना है कंप्लायंसेस कि डायरेक्टर अदर पर्सन, 185 का कंप्लायंसेस है कि अगर डायरेक्टर अदर पर्सन जिनको भी हम दे रहे हैं तो हमको रजिस्टर MBP1 यहाँ से डिटेल ऑप्टेन करनी है, ट्रांजैक्शन के बारे में पता करना है, देखना है 185 अट्रैक्ट हो रहा है कि नहीं हो रहा है, एक्सेप्शन है तो उसका एविडेंस लेना है। 185 अट्रैक्ट हो रहा है तो कंप्लायंस है कि नहीं है कंप्लायंस, क्योंकि नहीं कंप्लायंस है तो हम रिपोर्ट करेंगे। और रिपोर्ट कैसे करेंगे कि देखो ये डायरेक्टर है या पर्सन जिसमें डायरेक्टर इंटरेस्टेड है, इनको लोन वोन दिया था
तो आउटस्टैंडिंग ड्यूरिंग द ईयर, मैक्सिमम आउटस्टैंडिंग ड्यूरिंग द ईयर कितना था वो बैलेंस शीट डेट पे कितना आउटस्टैंडिंग है, यही 186 है। तो हमको 186 में चेक करना है कि क्या लोन्स, गारंटी, सिक्योरिटी, इन्वेस्टमेंट ड्यूरिंग द ईयर बिगिनिंग। फिर हमको ये देखना है कि एनी पॉइंट ऑफ टाइम अगर एक्सीड हो रहा है, लिमिट से ज़्यादा हो रहा है, तो स्पेशल रिजोल्यूशन लेना पड़ता है। इन्वेस्टमेंट क्या 1-2 लेयर से ज़्यादा है, क्या बोर्ड रिजोल्यूशन लिया है, क्या पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से प्रायर अप्रूवल लिया है, क्या रजिस्टर MBP2 का मेंटेन करते हैं, क्या इंटरेस्ट जो है वो प्रिवेलिंग यील्ड ऑफ गवर्नमेंट सिक्योरिटी क्लोज टू द टेनर ऑफ लोन क्या उससे कम है। तो हमको ये सब चीज़ें देखनी है। तो 186 में हमको जो भी याद आ रहा है, राइट, ये सब चीज़ें हमें रहेगी याद, राइट, करना पड़ेगा। फिर रिपोर्टिंग है, तो रिपोर्टिंग में ऐसा है कि अगर यील्ड, पहले तो ऐसा हो गया कि स्पेशल रिजोल्यूशन लेना था, आपने नहीं लिया। दूसरा, इन्वेस्टमेंट 2 लेयर से ज़्यादा में क्या है, तो एक तो 186(11) वो पूरा अलग से हो गया पोर्शन 186 सब सेक्शन 1। स्पेशल रिजोल्यूशन लेना था, आपने स्पेशल रिजोल्यूशन नहीं लिया। इंटरेस्ट, राइट, इंटरेस्ट जो है लोन का लोअर देन द गवर्नमेंट सिक्योरिटी क्लोज टू द टेनर ऑफ लोन, और फिर देन अदर डिफ़ॉल्ट है। तो आपको कंपनी, जिस कंपनी में ऐसा हुआ है, अमाउंट इन्वॉल्व ड्यूरिंग द ईयर एंड अमाउंट एट बैलेंस शीट डेट, वो सब बताना है। ओके, अब आए पब्लिक डिपॉजिट। पब्लिक डिपॉजिट में क्या है कि जब आप पब्लिक डिपॉजिट एक्सेप्ट करते हो तो RBI का डायरेक्टिव 73 से 76 के प्रोविज़न, RBI डायरेक्टिव्स हो गया, ये ऑर्डर हो गया, राइट, कंप्लाई करते हो, और अगर नहीं कंप्लाई तो रिपोर्ट करो। इट मे बी डिफ़िकल्ट, ये ऑर्डर के लिए डिफ़िकल्ट है ये एसेटेन करना कि डिपॉजिट एक्सेप्ट बाय द कंपनी क्या लिमिट में है कि नहीं ईच डे, ये हर दिन का तो पता करना ज़रूरी है, मतलब कि डिफ़िकल्ट है। तो रीज़नेबल टेस्ट चेक करें ये इंश्योर करने के लिए कि कंपनी ने एक्सेप्ट नहीं करे डिपॉजिट इन एक्सेस ऑफ लिमिट। तो ये भी हमने इनकॉर्पोरेट किया है कि ये डिफ़िकल्ट है एसेटेन करना डिपॉजिट की विद इन द लिमिट है कि नहीं हर दिन, इसे आप रीज़नेबल चेक करो, डू रीज़नेबल चेक, टेस्ट चेक, और ये इंश्योर करो कि जो डिपॉजिट एक्सेप्ट करे है। और फिर देखो, इन केस ऑडिटर इज़ ऑफ व्यू डेट एनी काइंड ऑफ कॉन्ट्रावेंशन ऑफ सेक्शन 73-76 अगर आपको दिख रहा है, राइट, एंड और एनी अदर प्रोविजंस ऑफ द एक्ट, रूल्स, डायरेक्टिव फ्रॉम RBI, उसको रिपोर्ट में बताओ दैट द प्रोविजन ऑफ दैट सेक्शन कि पर्टिकुलर प्रोविजन या पर्टिकुलर रूल को कंप्लायंस नहीं किया गया है। फिर आज ये बात कॉस्ट रिकॉर्ड की, राइट, 1 सेकेंड। अगर सेंट्रल गवर्नमेंट ने बोला है तो कॉस्ट रिकॉर्ड अकाउंट्स बनाए कि नहीं, मेड और मेंटेन्ड है कि नहीं, अकाउंट्स एंड रिकॉर्ड्स मेड और मेंटेन्ड है कि नहीं। तो जो मेड है वो अकाउंट्स के लिए यूज़ होता है, मेंटेन है वो रिकॉर्ड्स के लिए यूज़ होता है। ऑडिटर हैज़ टू रिपोर्ट अंडर द क्लॉज इररिस्पेक्टिव, ऑडिटर हैज़ टू रिपोर्ट अंडर द क्लॉज, उसको उस क्लॉज में रिपोर्ट करना पड़ेगा इररिस्पेक्टिव ऑफ वेदर अ कॉस्ट ऑडिट हैज़ बीन ऑर्डर्ड। देखो कॉस्ट रिकॉर्ड बोला है ना, तो कॉस्ट ऑडिट ऑर्डर करा नहीं करा हो, रिकॉर्ड तो बनाने हैं। तो सबसे पहले रिटर्न रिप्रेजेंटेशन ले लो कि क्या कॉस्ट रिकॉर्ड रिक्वायर्ड टू बी मेंटेन एंड कॉस्ट रिकॉर्ड्स आर बी मेड एंड मेंटेन्ड। तो अगर सेंट्रल गवर्नमेंट ने स्पेसिफाई करा है क्या कॉस्ट रिकॉर्ड आपको बनाना है, तो कॉस्ट रिकॉर्ड रिक्वायर्ड टू बी मेंटेन, और वेदर कॉस्ट रिकॉर्ड आप मेड कर रहे हो, तो एक तो आपने रिटर्न रिप्रेजेंटेशन ले लिया कि आप मेड रिक्वायर्ड एंड मेंटेन कर रहे हो कि नहीं। फिर बुक्स ले लेंगे, और डिटेल एग्जामिनेशन तो करने से है, हम तो सिर्फ ब्रॉडली रिव्यू करेंगे, देखो जनरल रिव्यू करेंगे, इन शॉर्ट एट कॉस्ट रिकॉर्ड मेड एंड मेंटेन। और ही शुड ऑफ कोर्स मेक सच रेफरेंस टू द रिकॉर्ड्स एज इफ नेसेसरी फॉर द पर्पस ऑफ ऑडिट। अगर ऑडिट पर्पस के लिए उसको कुछ रेफरेंस यूज़ करना हो तो यूज़ कर मेक सच रेफरेंसेस। इट इज़ नेसेसरी दैट एक्सटेंट ऑफ एग्जामिनेशन मेड बाय ऑडिटर इज़ क्लियरली ब्रॉट आउट इन हिज रिपोर्ट। कि जो जैसे कि हम बोल रहे हैं ना कि ये जनरल रिव्यू कर रहा है, ब्रॉडली रिव्यू कर रहा है, तो एक्सटेंट ऑफ एग्जामिनेशन वो क्लियरली रिपोर्ट में बताए कि हमने ब्रॉडली रिव्यू करा है बुक्स ऑफ अकाउंट जो कंपनी मेंटेन कर रही है एज़ पर द रूल्स, बुक्स ऑफ अकाउंट जो कंपनी मेंटेन करी है एज़ पर द रूल्स मेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, राइट। एंड हमने ब्रॉडली रिव्यू करा है बुक्स ऑफ अकाउंट जो कंपनी मेंटेन करी है, राइट, एज़ पर द रूल्स मेड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, एंड ब्रॉडली रिव्यू करके इस ओपिनियन पे पहुँचे हैं कि वो मेड एंड मेंटेन्ड है। तो हमने ब्रॉडली रिव्यू करा है उन बुक्स ऑफ अकाउंट को जो रूल्स के आधार पे बने हैं, ये प्रॉपर्ली मेड एंड मेंटेन्ड है। फिर आती बात स्टैट्यूटरी ड्यूज़ की। अब स्टैट्यूटरी ड्यूज़ में जिस पे डिस्प्यूट नहीं है और जिस पे डिस्प्यूट है, फिर स्टैट्यूटरी ड्यूज़।
तो उसमें ए आता है अनडिस्प्यूटेड, बी होता है डिस्प्यूटेड। अब स्टैट्यूटरी ड्यूज़ है। अब स्टैट्यूटरी ड्यूज़ में अनडिस्प्यूटेड होता है और डिस्प्यूटेड होता है। अब देखो, क्या कंपनी रेगुलर कर रहा है डिपॉजिट, रेगुलर डिपॉजिट कर रहे हैं, तो क्या कंपनी रेगुलर है इन डिपॉजिट अनडिस्प्यूटेड स्टैट्यूटरी ड्यूज़? तो रेगुलर है कि नहीं है, क्या कंपनी रेगुलर है? और इन केस अगर डिस्प्यूटेड है देन अमाउंट इन्वॉल्व एंड फोरम, कितना अमाउंट है, फोरम। सबसे पहले तो देखो रेगुलर की इनरेगुलर है, वेदर कंपनी इज़ रेगुलर इन डिपॉजिटिंग अनडिस्प्यूटेड। अगर अनडिस्प्यूटेड है तो आप रेगुलर करो, तो वेदर कंपनी इज रेगुलर इन डिपॉजिटिंग अनडिस्प्यूटेड ड्यूज़, तो लिखा हुआ है कि क्या कंपनी रेगुलर है इन डिपॉजिटिंग, राइट। और अगर कभी रेगुलर नहीं है तो ऐसे केस में, राइट, अगर कभी रेगुलर नहीं है, आउटस्टैंडिंग, राइट, अगर कभी रेगुलर नहीं है देन अर्लियर एज एट लास्ट डे, तो एज एट लास्ट डे मोर देन 6 मंथ का अर्लियर। तो अगर देखो कंपनी क्या रेगुलर है कि नहीं है, एंड इफ़ नॉट, कंपनी रेगुलर नहीं है, तो इफ़ देयर इज़ आउटस्टैंडिंग द अर्लियर आउटस्टैंडिंग स्टैट्यूटरी ड्यूज़, आउटस्टैंडिंग स्टैट्यूटरी ड्यूज़ एज एट लास्ट डे बैलेंस शीट डेट पे फॉर मोर देन 6 मंथ, अगर नहीं है, राइट, तो क्या कंपनी रेगुलर है? और अगर इफ़ कंपनी इज़ नॉट रेगुलर देन आउटस्टैंडिंग स्टैट्यूटरी ड्यूज़ एज एट बैलेंस शीट डेट, क्या वो मोर देन 6 मंथ है? तो आपको बताना पड़ता है। मतलब अगर आप रेगुलर नहीं हो एंड इफ़ नॉट, और 6 महीने तक से ज़्यादा नहीं है, एक्सटेंड है, 6 महीने से कम ही है, तो ऐसे केस में फिर रिपोर्ट करने की ज़रूरत नहीं। 6 महीने तक का अर्लियर चलता है, मतलब इंडिया में 6 महीने तक का अर्लियर चलता है। अब ड्यूज़ में तो सारे ड्यूज़ आते हैं, और कंपनी रेगुलर है कि नहीं है तो नेचर ऑफ बिज़नेस के हिसाब से देखो, कहीं तो स्टैट्यूटरी में लिखा हुआ है, अब कहीं कहीं तो और नेचर ऑफ बिज़नेस के हिसाब से, तो आपको अंडरस्टैंड करना पड़ेगा नेचर ऑफ ईच स्टैट्यूटरी ड्यू। जैसे कि रेगुलरिटी तो एक नॉर्मल फीचर है इन केस ऑफ सर्टन स्टैट्यूटरी ड्यू, वहाँ पे तो भाई आपको टाइम पे जमा करना है, पर ये कस्टम ड्यूटी जैसे असेसमेंट ऑर्डर आया तो डिमांड, तो ये जो ड्यूज़ है कॉन्स्टिट्यूट टू हैव बीन पेड रेगुलरली, अगर कंपनी ने डिपॉजिट कर दिया एज एंड व्हेन ड्यू, जब ड्यू हो रहा है आपने डिपॉजिट कर दिया, मतलब आप रेगुलर हो, ठीक है। जब ड्यू था आपने डिपॉजिट कर दिया, आप रेगुलर हो, 6 महीने से ज़्यादा हो तो ठीक है, तो फिर आपको रिपोर्ट करना पड़ेगा। जैसे कि इन रिस्पेक्ट ऑफ गुड्स जो इंपोर्ट करे और ये प्लेस्ड है बॉन्डेड वेयर हाउस में, तो इंटरेस्ट और रेंट जो भी इंकर हो रहा है सेक्शन 61 में, वो भी स्टैट्यूटरी ड्यूज़ में आता है, राइट। एंड ऑडिटर को एग्जामिन करना पड़ता है ऑन द रेगुलरिटी की कंपनी जब ड्यू होता है तो डिपॉजिट करते हैं कि नहीं, क्योंकि 6 महीने से ज़्यादा है तो हम बता देंगे, रिपोर्ट कर देंगे, राइट। अब नॉन पेमेंट ऑफ एडवांस टैक्स वुड कॉन्स्टिट्यूट डिफ़ॉल्ट इन पेमेंट ऑफ स्टैट्यूटरी ड्यूज़, इधर भी डिफ़ॉल्ट मान लेंगे। और अगर कोई अरियर नहीं है बैलेंस शीट डेट पे बट कंपनी इरेगुलर, देखो बैलेंस शीट डेट पे कोई सा भी अरियर नहीं है जो 6 महीने से ज़्यादा हो, ये भी तो 6 महीने से कम है, और जो भी 6 महीने से ज़्यादा होता है ना, हमने तो उसको पे कर दिया। तो ऑडिटर शुड रिपोर्ट दिस फैक्ट, ऑडिटर शुड स्टेट दिस फैक्ट वाइल रिपोर्टिंग अंडर दिस क्लॉज। जब इस क्लॉज में रिपोर्ट कर रहे हो तो आपको फैक्ट्स तो कुछ देने पड़ेंगे। फिर बोला है कि ऑडिटर को कंसिडर करना चाहिए मैटर डिस्प्यूटेड। देखो दूसरा पॉइंट ये है कि अगर ड्यू डिपॉजिट नहीं करा क्योंकि डिस्प्यूट था, तो किस फोरम में ये अपील पेंडिंग है, कितने अमाउंट का, वो किस साल का, तो फोरम एंड द अमाउंट। तो क्या लिखा है कि डिस्प्यूटेड है वेदर देयर इज अ पॉजिटिव एविडेंस या एक्शन कंपनी के पार्ट पे टू शॉर्ट इट हैज़ नॉट एक्सेप्टेड डिमांड। ऑडिटर शुड ऑब्टेन रिटर्न रिप्रेजेंटेशन विद रेफरेंस टू डेट ऑफ बैलेंस शीट। आपको मैनेजमेंट से रिटर्न रिप्रेजेंटेशन तो लेना चाहिए कि आप रेगुलर हो कि नहीं। तो केस पहले तो उनसे ये बोलो कि आप मेरे को सारे डिस्प्यूटेड केस बता दो, फिर केसेस एंड द अमाउंट इन रिस्पेक्ट ऑफ स्टैट्यूटरी ड्यूज जो अनडिस्प्यूटेड है और आउटस्टैंडिंग है, और आप यही बता दो। मतलब एक रिटर्न रिप्रेजेंटेशन तो आप लो, आपको रिपोर्टिंग करनी तो रिटर्न रिप्रेजेंटेशन आपको लेना पड़ेगा कि आप वो डिस्प्यूटेड केसेस बता दो, और जहाँ भी आउटस्टैंडिंग हो 6 महीने से ज़्यादा वो बता दो, और साथ ही साथ जो है एक स्टेटमेंट भी दे दो, एक रिटर्न रिप्रेजेंटेशन प्लस स्टेटमेंट अबाउट दी कंप्लीटनेस। बाकी मैं अपनी तरफ से चेक कर रहा हूँ। और मोर देन 6 मंथ है तो आपको इस पर्टिकुलर फॉर्मेट में बताना है, और डिस्प्यूटेड है तो आपको इस पर्टिकुलर फॉर्मेट में बताना है। फिर आता है रीपेमेंट ऑफ ड्यूज़। अब आपने इतना सारा लोन लेके रखा है, अब पॉइंट ये है कि आप ड्यूज़ का रीपेमेंट कर रहे हो, तो इस रीपेमेंट ऑफ लोन में ऐसा है डिफ़ॉल्ट करा है क्या रीपेमेंट में,
फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, बैंक, डिवेंचर होल्डर्स। तो अगर डिफ़ॉल्ट करा है, वो करा है तो अमाउंट और पीरियड बताओ, राइट। तो आप पेमेंट करने में डिफ़ॉल्ट करा है तो अमाउंट और पीरियड बताओ। इनफैक्ट अगर डिवेंचर होल्डर के अलावा कहीं डिफ़ॉल्ट है तो आपको लेंडर वाइज डिटेल भी बताना है। देखो, ऑडिटर को रिपोर्ट करना पड़ेगा पीरियड, राइट, कि इतने पीरियड में डिफ़ॉल्ट है, कि या तीन इंस्टॉलमेंट पे नहीं करी है पीरियड, और इतना अमाउंट का डिफ़ॉल्ट है। एग्जिस्टिंग एट बैलेंस शीट डेट। ऐसा भी हो सकता है कि ड्यूरिंग द ईयर कुछ डिफ़ॉल्ट हो, उसको रेक्टिफाई कर दिया हो। बैलेंस शीट डेट पे क्या एग्जिस्टिंग है डिफ़ॉल्ट एंड कितना अमाउंट का डिफ़ॉल्ट एंड पीरियड। तो पीरियड एंड अमाउंट ऑफ डिफ़ॉल्ट एग्जिस्ट एट द बैलेंस शीट डेट हमको ये देखना है। अब देखो, फिनेंशियल इंस्टीट्यूशन जो अभी हम बात कर रहे हैं कि डिफ़ॉल्ट करा है, राइट। फिनेंशियल इंस्टीट्यूशन, गवर्नमेंट, डिबेंचर होल्डर। तो डिबेंचर होल्डर को छोड़ के बाकी सारे के लिए तो लेंडर वाइज डिटेल जाती है। तो बैंक ऑफ फिनेंशियल इंस्टीट्यूशन, पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, एनबीएफसी सब कवर है। और ऑब्वियस सी बात है कि आपने रीपेमेंट में डिफ़ॉल्ट करा तो रीशेड्यूलमेंट कर दिया सामने वाली बैंक ने। चलो मान लो रीशेड्यूलमेंट करा, तो इसका मतलब ये नहीं है कि डिफ़ॉल्ट ही नहीं हुआ। रीशेड्यूलमेंट दैट टू मीन्स डिफ़ॉल्ट है। जो भी पॉइंट्स लिखना है हमने लिख लिया, बट ये जो रीशेड्यूलमेंट है ये सब हमने लिखा हुआ भी था, राइट। और सिंस लेंडर वाइज डिटेल जाती है तो हम ऐसे देखेंगे कि ये बैंक है, ये लेंडर वाइज डिटेल है। इन केस ऑफ बैंक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, गवर्नमेंट और डिबेंचर होल्डर का इतना है कि अमाउंट का डिफ़ॉल्ट कि यार बैलेंस शीट डेट पे इतना डिफ़ॉल्ट है और इतने पीरियड का डिफ़ॉल्ट है। बैंक में भी बैलेंस शीट डेट में इतना डिफ़ॉल्ट है, इतने पीरियड का डिफ़ॉल्ट है। पर इधर लेंडर वाइज बताना है कि इतना डिफ़ॉल्ट है इस लेंडर का इतने पीरियड के लिए, लेंडर 2 का इतना डिफ़ॉल्ट है इतने पीरियड के लिए, लेंडर 3 का इतना डिफ़ॉल्ट है इतने पीरियड के लिए। डिबेंचर में टोटल डिफ़ॉल्ट है इन डिबेंचर होल्डर्स का इतने पीरियड के लिए। फिर ये हमारा हो गया 8th। फिर 9th होता है आईपीओ। अब आईपीओ से जो पैसा आता है आपको पर्टिकुलर पर्पज़ के लिए रेज़ करना है, यूटिलाइज़ करना है। तो क्या वो पर्टिकुलर पर्पज़ के लिए यूटिलाइज़ करा कि नहीं करा। अगर नहीं करा तो हो सकता है कि आपने डिले कर दिया हो, आपने बाद में करा हो, या हो सकता है कि आपने डिफ़ॉल्ट कर दिया हो, राइट। डिले कर दिया हो, डिफ़ॉल्ट कर दिया हो, तो आपको ये सब रिपोर्ट करना पड़ता है। तो डिले करा हो, डिफ़ॉल्ट करा हो, उसको अगर आपने बाद में सुधारा हो, ये सब बताओ आप। तो देखो, एंड कोई लीगल रिक्वायरमेंट नहीं है डिस्क्लोज द एंड यूज़ करना, कि हम किधर किधर यूज़ करेंगे ये नहीं बताना हमको। पर अगर हमने नहीं करा है तो हम वो बताना है हमको। कंपनी को डिस्क्लोज़ करना पड़ता है बोर्ड रिपोर्ट में। तो फिनेंशियल स्टेटमेंट में तो नहीं डिस्क्लोज़ करना पड़ता, बोर्ड रिपोर्ट में करना पड़ता है। शेड्यूल 3 टू द एक्ट रिक्वायर करता है कि जो अनयूटिलाइज अमाउंट है उसको डिस्क्लोज़ करो फिनेंशियल स्टेटमेंट में। तो बात जब फिनेंशियल स्टेटमेंट में आ रही है तो आपको सिर्फ ये बताना है कि हम ये चीज़ ये इतना अनयूटिलाइज पैसा है। बोर्ड रिपोर्ट में आपको बताना पड़ता है कि आपने किधर यूज़ करा है। तो बोर्ड रिपोर्ट में आपको किधर यूज़ करा है बताना पड़ता है। फिनेंशियल स्टेटमेंट में सिर्फ आपको अनयूटिलाइज्ड पोर्शन बताना पड़ता है। कोई लीगल एप्स ओके, शेड्यूल 3 बोलता है अब कोई लीगल रिक्वायरमेंट है नहीं डिस्क्लोजर की, तो इट अपीयर्स दैट ये क्लॉज इन्विसेज कर रहा है कि कंपनी डिस्क्लोज करे एंड यूज़ ऑफ मनी इंक्लूडिंग डेप्ट इंस्ट्रूमेंट बाय वे ऑफ नोट्स इन ऑडिटर को वेरीफाई करें। लीगल रिक्वायरमेंट नहीं है फिनेंशियल स्टेटमेंट में, जिस बोर्ड रिपोर्ट में करना पड़ता है। शेड्यूल 3 सिर्फ अनयूटिलाइज्ड पोर्शन बोलता है, राइट। अब सिंस कोई लीगल रिक्वायरमेंट नहीं है डिस्क्लोज की, तो इसलिए क्लॉज बोल रहा है कि कंपनी को डिस्क्लोज करना चाहिए एंड यूज़ ऑफ मनी रेज बाय आईपीओ एफपीओ फिनेंशियल स्टेटमेंट में नोट्स के थ्रू बताए। तो देखो, फिनेंशियल स्टेटमेंट में करंटली तो कोई ऐसा लॉ बोलता नहीं है, पर इसलिए फिर वो कारो बोल रहा है कि आप नोट्स में बताओ एंड यूज़ ऑफ मनी, एंड बोर्ड रिपोर्ट में तो बताना ही पड़ता है, राइट। बाकी फिनेंशियल स्टेटमेंट में करंटली जितना अनयूटिलाइज्ड पैसा है वो भी आपको बताना पड़ता है। अब लोन का रीपेमेंट है ना, तो टर्म लोन जो प्रोवाइड करती बैंक फॉर एक्विजिशन ऑफ कैपिटल एसेट विच देन बिकम सिक्योरिटी। आपने टर्म लोन लिया, एक एसेट बनाई, अब वही फिर देन बिकम सिक्योरिटी, राइट। ऑर्डर साइलेंट है टर्म लोन के रिस्पेक्ट में ऑब्टेन फ्रॉम एंटिटीज़। या देखो, टर्म लोन किससे रेस किया है, अभी अपन ने सिर्फ गवर्नमेंट और फिनेंशियल इंस्टीट्यूशन, राइट। ओके, सॉरी 1 सेकेंड।
ऑर्डर साइलेंट है एज टू टर्म लोन ऑब्टेन फ्रॉम एंटिटीज एंड पर्सन अदर देन बैंक। ऑर्डर साइलेंट है एज टू जो टर्म लोन ऑब्टेन फ्रॉम एंटिटीज एंड पर्सन जो बैंक के अलावा है अदर देन बैंक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। स्ट्रिक्ट इंटरप्रिटेशन ऑफ क्लॉज ये बोलता है डेट टर्म लोन ऑब्टेन करो एंटिटीज एंड पर्सन अदर देन बैंक्स फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, सबको एग्जामिन करना है, मतलब हमको सारी ही चीज़ एग्जामिन करनी है। तो किसी से भी लोन लिया हो, IPO FPO तो सिर्फ बोल के रखा है, पर इसमें सारे ही लोन कवर है। अगर टर्म लोन रेज हुआ है टाइटल डीड के अगेंस्ट में, जैसे कि टर्म लोन हमने तो रेज किया राइट टाइटल डीड के अगेंस्ट में, और लेंडर को कंसर्न नहीं है विद द पर्पस फॉर विच इट इज़ बीइंग ऑब्टेन्ड। हमने तो टाइटल डीड के अगेंस्ट में लिया है और लेंडर को कोई कंसर्न नहीं है कि किस पर्पस के लिए आपने इसको लिया है, उसको क्या लेना देना। तो ऑडिटर मेंशन करेगा फैक्ट दैट इन एब्सेंस ऑफ एनी स्टिपुलेशन रिगार्डिंग यूटिलाइजेशन ऑफ लोन, कुछ ऐसा बोल के ही नहीं रखा है, क्योंकि भाई किस पर्पस के लिए लोन लेकर रखा हो बाकायदा वो एग्रीमेंट में दे के रखेंगे। और अगर आपने उसके लिए यूटिलाइज़ नहीं करा तो फिर आपको इधर रिपोर्ट करना पड़ता है कि अगर आपने डिले करा, डिफ़ॉल्ट करा। पर अगर लेंडर को लेना देना ही नहीं है तो जब नो स्टिपुलेशन है, एनी स्टिपुलेशन है ही नहीं, तो वो अनेबल टू कमेंट अबाउट दी पर्पस वेदर द लोन पर्पस के लिए अप्लाई हुआ कि नहीं। तो चलो हमने इसको भी लिख लिया कि अगर स्टिपुलेशन नहीं है तो ऑडिटर नहीं कमेंट कर सकता अबाउट द यूटिलाइजेशन, क्योंकि हमको तो ये देखना है कि जो मनी रेज करा है वो पर्पस के लिए यूटिलाइज हुआ कि नहीं। सम टाइम कंपनी में टेम्पररीली कभी कभी कंपनी टेम्परली इन्वेस्ट करती है सरप्लस फंड पेंडिंग यूटिलाइजेशन फॉर द पर्पस, जिसके लिए फ़ंड अरेंज करा है। तो ऐसे केस में ऑडिटर को मेंशन करना पड़ता है कि ये डिले हुआ है, पेंडिंग यूटिलाइजेशन राइट। तो ये अभी डिले है, इसको यूटिलाइज़ करना है पर ये अभी डिले है राइट। तो पेंडिंग यूटिलाइजेशन, इसका यूटिलाइजेशन पेंडिंग है, तो सरप्लस फंड रखा हुआ है, तो इसको अपन डिले भी नहीं बोल सकते, पेंडिंग यूटिलाइजेशन बोलेंगे राइट। द फंड वर टेम्पररी यूज फॉर पर्पस अदर देन विच इट वॉज रेज बट वर अल्टीमेटली यूटिलाइज फॉर द एंड यूज़, कि इसको अभी टेम्परेरी इधर करा है पर अल्टीमेटली वो एंड यूज़ के लिए ही यूटिलाइज होगा। ये हमने सब पढ़ा है, ये जो चीज़ मैं पढ़ के आगे बढ़ रहा हूँ वो सब चीज़ें लिखी हुई है। सबसे पहले जो मनी रेज करा है IPO FPO टर्म लोन से, क्या वो पर्टिकुलर पर्पस के लिए अप्लाई करा है, वो हमको एग्रीमेंट देख के समझ में आएगा राइट। तो तो जो भी आपने IPO FPO से, टर्म लोन से, जो भी पैसा आपने जिससे भी लिया हो, स्टिपुलेटेड है तो पता कर लो कि वो यूज़ हुआ है कि नहीं हुआ है। अगर नहीं हुआ तो डिले हो सकता है, डिफ़ॉल्ट हो सकता है, पेंडिंग यूटिलाइजेशन है, तो सब आपको बताना पड़ेगा कि पेंडिंग यूटिलाइजेशन है, सरप्लस था तो हमने इधर यूज़ कर लिया, अदरवाइज़ जो है हम इसको अल्टीमेटली मेन यूज़ के लिए ही करेंगे। तो यही था कि इन आवर ओपिनियन, और जो भी हमको इन्फॉर्मेशन एक्सप्लेनेशन मिली है, कंपनी ने यूटिलाइज़ करा है जो मनी उन्होंने रेज किया था ड्यूरिंग द ईयर फॉर द पर्पस। तो इन आवर ओपिनियन एंड जो भी इन्फॉर्मेशन एक्सप्लेनेशन राइट, उन्होंने पर्पसफुली ही यूटिलाइज़ किया है, एक्सेप्ट कुछ फंड है और उसका उसमें डिफ़ॉल्ट किया है, डिले करा है। कुछ फंड है जिसको यूटिलाइज़ किया है अदर सेंस में, डिले करा है, और उसको अगर सब्सिक्वेंटली रेक्टिफाई करा है तो ये बता दो। चलो ये हो गया 9। फ्रॉड की रिपोर्टिंग है, तो फ्रॉड की रिपोर्टिंग तो ठीक है, कंपनी ने करा हो या कंपनी पे करा हो, नोटिस्ड और रिपोर्टेड एनी फ्रॉड ऑन कंपनी या बाय कंपनी, ऑन कंपनी बाय ऑफिसर एम्प्लॉय और बाय कंपनी नोटिस्ड और रिपोर्टेड, तो आपको वो नेचर बताना पड़ता है और अमाउंट भी बताना पड़ता है। तो फ्रॉड नोटिस्ड और रिपोर्टेड, नोटिस और रिपोर्टेड का मतलब मैनेजमेंट ऑफ कंपनी शुड हैव नॉलेज, कभी कभी नॉलेज मैनेजमेंट को होता है और ये नोटिस कर लिया, सॉरी इंडिकेट दैट मैनेजमेंट ऑफ अ कंपनी शुड हैव नॉलेज अबाउट द फ्रॉड। ये इंडिकेट कर रहा है कि मैनेजमेंट को भी नॉलेज होना चाहिए फ्रॉड का। ये क्लॉज ऑडिटर को रिलीव नहीं करता फ्रॉम हिज रिस्पॉन्सिबिलिटी टू कंसिडर फ्रॉड एंड एरर इन एन ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। इन अदर वर्ड्स, ऑडिटर के कमेंट कुछ भी हो अंडर दिस क्लॉज, उसको ऐसे 240 कंप्लाई तो करना है। ऑडिटर रिटर्न रिप्रेजेंटेशन ले डेट इन्होंने मैनेजमेंट से कि इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि इंटरनल कंट्रोल सिस्टम मेंटेन करना। कभी ऑडिटर ने कुछ फ्रॉड बताए, कुछ अनकरेक्टेड मिस स्टेटमेंट इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट, कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट में कुछ मिस स्टेटमेंट है उसको करेक्ट नहीं किया, और जो एग्रीगेट किया ऑडिटर ने ड्यूरिंग दी ऑडिट, बट वो इमटेरियल है, अगर ऐसा मैनेजमेंट को लग रहा है तो बताए। तो हमने इंटरनल कंट्रोल सिस्टम मेंटेन करके रखे हैं,
कुछ ऑडिटर ने अनकरेक्टेड मिस स्टेटमेंट बताए इन एग्रीगेट, ये मटेरियल है। तो देखो दोस्त, अनकरेक्टेड मिस स्टेटमेंट फाइनेंशियल स्टेटमेंट, जो अनकरेक्टेड मिस स्टेटमेंट है, जो इमटेरियल है, तो ये आपको बताना है कि मिस स्टेटमेंट है इमटेरियल। तो आप ये बता दो, आपने ऑडिटर को सारे सिग्निफिकेंट फैक्ट रिलेटिंग टू द फ्रॉड, तो पहले आपने अपनी तरफ से रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी कर ली है, सारे सिग्निफिकेंट फैक्ट जो मैनेजमेंट को बताते हैं वो आपने बता दिए हैं। तो इंटरनल कंट्रोल जो भी सिग्निफिकेंट फैक्ट थे, जो भी ये इन्होंने अगर मैनेजमेंट ने रिस्क असेसमेंट करा है तो सब उसका रिजल्ट भी बता दो। तो इंटरनल कंट्रोल सिस्टम के बारे में पूरा बता दिया है। इंटरनल कंट्रोल सिस्टम हम मेंटेन कर रहे हैं, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है इंटरनल कंट्रोल सिस्टम मेंटेन करना। जो भी सिग्निफिकेंट फैक्ट जो भी हमने गैदर करे फ्रॉड के रिस्पेक्ट में, वो सिग्निफिकेंट फैक्ट हमने बता दिया है। इनफैक्ट हमने रिस्क असेसमेंट भी किया था, राइट, रिस्क असेसमेंट किया था कि क्या फाइनेंशियल स्टेटमेंट मटेरियल मिस्टेक है, क्या फाइनेंशियल स्टेटमेंट में फ्रॉड है, जो भी है उसका रिजल्ट हमने आपको बता दिया। और आपने जो हमको नोटिस करवाया अनकरेक्टेड मिस स्टेटमेंट, राइट, अगर हमको इमटेरियल लग रहा है तो हमने वो भी बता दिया कि ये इमटेरियल है, ये मैनेजमेंट को लग रहा है ये सब इमटेरियल है। उन सारे आइटम्स की समरी रिटर्न रिप्रेजेंटेशन बता दी। ये पहले तो रिटर्न रिप्रेजेंटेशन ऑडिटर ले ले मैनेजमेंट से, राइट। अब ये तो हमको ये पॉइंट लिखना रहेगा, लिख लेंगे हम इसको। फॉर रिपोर्टिंग अंडर दिस क्लॉज ऑडिटर को कंसीडर करना फॉलोइंग, ये सारे क्लॉज सारे फ्रॉड इसमें कवर्ड है, नोटिस और रिपोर्टेड, और नेचर एंड अमाउंट बताना है, राइट। फ्रॉड कवर्ड अंडर 143(12), ओनली नोटिस्ड फ्रॉड शैल बी इंक्लूडेड हियर एंड नॉट सस्पेक्टेड फ्रॉड। तो उधर 143(12) में तो इज़ और हैज़ बीन, इधर सिर्फ नोटिस्ड, जो नोटिस्ड है, एक्चुअल जो नोटिस्ड है, राइट, सस्पेक्टेड नहीं जाता। ये हमने भी लिखा है इधर कि एक्चुअल चीज़ जाएगी, सस्पेक्टेड नहीं जाएगा। इस क्लॉज के अंदर रिपोर्टिंग कर रहे हो विद रिगार्ड टू नेचर एंड अमाउंट ऑफ फ्रॉड, ऑडिटर कंसीडर करे प्रिंसिपल ऑफ मटेरियलिटी, राइट। तो ठीक है, मटेरियलिटी भी फॉलो करना है। तो देखो हमने लिख लिया है कि इंटरनल कंट्रोल मेंटेन करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी, जो भी फ्रॉड डिस्क्लोज हुए हैं या फ्रॉड सस्पेक्टेड फ्रॉड है उसके रिस्पेक्ट में, जो भी फ्रॉड है, जो भी सस्पेक्टेड फ्रॉड है उसके रिस्पेक्ट में जो सिग्निफिकेंट फैक्ट है वो हमने डिस्क्लोज कर दिए हैं। एंड रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर का जो रिज़ल्ट है कि रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर करा, उसका जो रिज़ल्ट है वो भी हमने डिस्क्लोज करा। ऑडिटर ने जो हमें एग्रीगेट में जो भी बताया था अनकरेक्टेड मिस स्टेटमेंट, ऑडिटर ने जो भी अनकरेक्टेड मिस स्टेटमेंट्स बताए थे इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट इन एग्रीगेट, वो मैनेजमेंट को इमटेरियल लग रहे हैं। तो वो समरी, उन सारे आइटम्स की समरी की कौन कौन से मिस स्टेटमेंट है जो अनकरेक्टेड मिस स्टेटमेंट है जिसका एग्रीगेट मैनेजमेंट को इमटेरियल लग रहा है, तो उसकी समरी भी अटैच कर दी है और मैनेजमेंट की सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी मैनेजमेंट ने बता दी और रिप्रेजेंटेशन दे दिया। तो मैनेजमेंट ने पूरा रिटर्न रिप्रेजेंटेशन दे दिया। ओके, तो वो सब जो है 143(12) का, ये मैंने आपको इधर लिख दिया है कि देखो इंटरनल कंट्रोल है, सिग्निफिकेंट फैक्ट जो हमने ऑब्जर्व करे हैं, जो मैनेजमेंट ने ऑब्जर्व करे हैं ड्यूरिंग दी कोर्स, जो भी उनको ऑब्जर्व हुए हैं फ्रॉड के रिस्पेक्ट में, वो सारे बता दिए। रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर का रिजल्ट, और साथ ही साथ जो भी ऑडिटर ने सबमिट करे हैं एग्रीगेट में अनकरेक्टेड मिस स्टेटमेंट जो मैनेजमेंट को लग रहा है मटेरियल है, वो सब मैनेजमेंट ने रिटर्न रिप्रेजेंटेशन से बता दिया है। ये सब हमने इधर लिखा। अब जो है 11th आता है मैनेजरियल रेम्यूनरेशन। तो मैनेजरियल रेम्यूनरेशन में भी क्या है कि जो 197 है वो बोल रहा है कि वो मैक्सिमम सीलिंग लिमिट वो 11%, ये सब चीज़ें हैं, ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा। तो ये सब चीज़ें याद रखना, और इसमें अमेंडमेंट भी है तो वो याद रख लेना। डिफ़ॉल्ट में भी रिपोर्टेड और इस तरीके से इसको रिपोर्ट करेंगे। देखो रिपोर्टिंग ज़्यादा पूछते नहीं है, राइट। तो आपको तो बस ये बताना है कि ये कारों में रिपोर्ट होगा। अब किस तरीके से रिपोर्ट होगा इस पर अभी तक कारों में सिर्फ 1-2 क्वेश्चन में ही आया है। क्वेश्चन में इतना पूछ नहीं रहे ज़्यादा अंदर जाकर, जैसे कि आप 3CD में भी देखो तो क्लॉज पूछ लेता है किस तरीके से रिपोर्टिंग करना है, ये सब नहीं पूछते। बट हाँ, वो क्लॉज आपको पता होना चाहिए और रिपोर्टिंग करना है वो आपको पता होना चाहिए, किधर रिपोर्टिंग होगी ये पता होना चाहिए, पर फॉर्मेट नहीं पूछते। फिर वही निधि कंपनी के रिस्पेक्ट में कि वो निधि कंपनी नेट ऑन फंड टू डिपॉजिट 1:20 मेंटेन है कि नहीं। हम निधि कंपनी में जो भी डिपॉजिट होता है तो एटलीस्ट कम से कम 10% तो अनइनकम्बर्ड टर्म डिपॉजिट होना चाहिए। तो निधि कंपनी की पूरी डेफिनेशन, राइट। तो ऑडिट प्रोसीजर क्या है? ऑडिट प्रोसीजर तो ये है कि वो कंपनी निधि कंपनी है कि नहीं है। दूसरा, नेट ऑन फंड टू डिपॉजिट रेशो देख लो, निधि रूल्स कंप्लाई करे कि नहीं। तो नेट ऑन फंड का कैलकुलेशन प्रॉपर, डिपॉजिट का कंप्यूटेशन प्रॉपर,
तो निधि कंपनी की डेफिनेशन दे दी कि वो एक हैबिट डेवलप कर रहे हैं मेंबर के अगेंस्ट में, मतलब कंपनी जिसका प्राइमरी ऑब्जेक्टिव है टू डेवलप अ हैबिट ऑफ टू कल्टिवेट अ हैबिट ऑफ थ्रिफ्ट एंड सेविंग। ये याद ही रख लो, कल्टिवेट अ हैबिट ऑफ थ्रिफ्ट एंड सेविंग अमंग द मेंबर। निधि रूल्स है, नेट ऑन फंड है। अब देखो नेट ऑन फंड पर्टिकुलर इसमें पेड अप इक्विटी आता है। देखो पेड अप कैपिटल नहीं, इक्विटी, रिजर्व एंड सरप्लस, उसमें फिर एक्यूमुलेटेड लॉसेस, इंटेंजिबल, ये सब हम माइनस करते हैं। नोट करना कि प्रेफरेंस शेयर नहीं आता। और रही बातें तो डिपॉजिट्स की अगर हम बात करें, राइट, तो लिखा हुआ है कि निधि कंपनी जो है फिक्स्ड रिकरिंग सेविंग डिपॉजिट जो भी लेना वो मेंबर से ही लेगी। और किससे लेगी? इन अकॉर्डिंग विद द डायरेक्शन। और ये डिपॉजिट लायबिलिटी है। ऑडिटर मैनेजमेंट से पूछे कि डिपॉजिट का कंप्यूटेशन, मतलब मैनेजमेंट से एक रिटर्न रिप्रेजेंटेशन ले ले एंड स्टेटमेंट ले ले ऑफ कंप्लीशन ऑफ फैक्ट कि कंप्यूटेशन ऑफ डिपॉजिट नेट ऑन फंड ऑन द बेसिस ऑफ द रिक्वायरमेंट उन्होंने प्रॉपर तरीके से करा कि नहीं करा, कैलकुलेट प्रॉपर तरीके से करा कि नहीं करा, ऐसा। तो एक तो वो रिटर्न रिप्रेजेंटेशन तो ले ही ले, और एक प्लस स्टेटमेंट ऑफ कंप्लीशन ऑफ फैक्ट। फिर बात आती है रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन, क्योंकि अब निधि कंपनी मैनेजरियल रेम्युनरेशन हो गया, फिर 12 हो गया निधि कंपनी, अब आ गया रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन। तो ऑडिट प्रोसीजर लगानी पड़ेगी और अपने आप को सेटिस्फाई करना पड़ेगा। रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन में क्या है कि क्या ट्रांजैक्शन रिलेटेड पार्टी के साथ हुए हैं, तो 177 और 188 का कंप्लायंस करा है कि नहीं करा है, राइट। और आपको फिर फाइनेंशियल स्टेटमेंट में बताना पड़ेगा। क्या बताना पड़ेगा कि देखो ये रिलेटेड पार्टी है, इसके साथ ये रिलेशन है, ये ट्रांजैक्शन है, राइट, और ये ALP से कितना ज़्यादा है। चलो अभी हम देखते हैं। तो ऑडिटर को परफॉर्म करनी पड़ेगी प्रोसीजर और अपने आप को सेटिस्फाई करना पड़ेगा कि 177 188 कंप्लायंस हुआ है कि नहीं हुआ है, क्योंकि ऑडिटर को रिपोर्ट करना है। तो वो पहले सेटिस्फाई होगा कि 177 188 कंप्लायंस हुआ है कि नहीं हुआ है, एंड फिर वो जो है वो रिपोर्ट करेगा कि हाँ इन कंप्लायंस में है कि नहीं। ऐसे 550 आपको फॉलो करना है, वो तो बात ही खत्म है। ऑडिटर को रिटर्न रिप्रेजेंटेशन लेना है मैनेजमेंट से, इधर भी रिटर्न रिप्रेजेंटेशन लेना है कि जो भी नोन था, जो भी नोन है रिलेशनशिप और ट्रांजैक्शंस, वो हमने आपको बता दिए। साथ ही साथ हमने तो अप्रोप्रिएटली अकाउंटेंट डिस्क्लोज करा, हमने आपको डिस्क्लोज कर दिया, डिस्क्लोज टू ऑडिटर एंड डिस्क्लोज सच रिलेशनशिप एंड ट्रांजैक्शन इन अकॉर्डेंस विद द रिक्वायरमेंट। तो हमने आपको सब बता दिया, जो भी रिलेटेड पार्टी रिलेशनशिप एंड ट्रांजैक्शन थी, जो नोन थे मैनेजमेंट को, वो सब बता दिए, एंड साथ ही साथ प्रॉपर्ली हमने अकाउंट फॉर किया। तो देखो एक रिटर्न रिप्रेजेंटेशन ऑब्टेन किया प्लस स्टेटमेंट ऑफ कंप्लीशन ऑफ फैक्ट के साथ भी सारे लोन रिलेशनशिप और ट्रांजैक्शन थे वो हमने आपको डिस्क्लोज करो, हमने उसको प्रॉपर्ली अकाउंट फॉर किया। और सी बेस्ड ऑन द प्रोसीजर परफॉर्म जो ऑडिटर ने करा है, और अगर ऑडिटर कुछ नॉन कंप्लायंसेस में दिखता है, राइट, देन उसको ड्यूली रिपोर्ट करना पड़ेगा, राइट, कि ये पार्टी है, ये रिलेटेड पार्टी, ये रिलेशनशिप है, ये ट्रांजैक्शन है, और ये मार्क अगर कुछ नॉन कंप्लायंस हुआ है तो। फिर आता है प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट, राइट। तो कंपनी ने अगर प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट करा है, प्राइवेट प्लेसमेंट करा है, प्रेफरेंस दे रहा हूँ मैं, राइट शेयर एक तरीके से प्रेफरेंस दे रहा हूँ मैं, प्राइवेट प्लेसमेंट कर रहा हूँ मैं, किसी का भी बेवकूफ़ कर रहा हूँ, सेक्शन 42 का कंप्लायंस करना है, और जो भी पैसा रेज कर रहे हैं यूज़ करना है एंड यूज़ करना है पर्टिकुलर पर्पज़ के लिए। अगर नहीं करा है तो आपको बताना है, तो यूज़ करना है पर्टिकुलर पर्पज़ के लिए, एंड इफ़ नॉट देन डिटेल ऑफ नॉन कंप्लायंस बताना है। फिर ये हो गया प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट कि अगर आपने जो है यूटिलाइज़ नहीं करा है पर्टिकुलर पर्पज़ के लिए। सबसे पहले तो आपने कंपनी ने जो भी है प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट करा है, एंड इफ सो करा है तो सेक्शन 42 का कंप्लायंस आपको करना है। और पैसे जो रेज हुए हैं, अगर फंड रेज हुए हैं जो, वो अगर कंप्लायंस में नहीं है तो आपको रिपोर्ट करना है। तो प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट प्राइवेट प्लेसमेंट करा है, वेदर 42 हैव बीन कंप्लाइड, 42 का कंप्लायंस करना है, तो वेदर इट हैज़ बीन कंप्लाइड, एंड 42 का कंप्लायंस करा है, एंड द अमाउंट रेज was used for the particular purpose, right, they have been used for the purpose। अगर नहीं करा है तो आप बता दो कि हमने ना इन सिक्योरिटी से पैसा रेस किया था, और इस सिक्योरिटी से इस पर्पज़ के लिए हमने इतना अमाउंट रेस करा था, और टोटल अमाउंट इतना हमने रेस करा था, उसमें से इतना तो यूटिलाइज़ हो गया है, बस अला इतना अनयूटिलाइज्ड है, राइट। फिर आता है नॉन कैश ट्रांजेक्शन। अब नॉन कैश ट्रांजेक्शन में भी समझने का अच्छा खासा है, पर सेक्शन 192 आपको आना चाहिए उसके लिए। और आता है रजिस्ट्रेशन विद RBI, समझो
सबसे पहले नॉन कैश ट्रांजेक्शन, क्या कंपनी एंटर हुई है क्या नॉन कैश ट्रांजेक्शन में, डायरेक्टर या पर्सन जो डायरेक्टर से कनेक्टेड है, तो एंड इफ सो कंपनी हैज़ एंटर्ड, तो प्रोविजंस ऑफ 192 फॉलो करेगी नहीं। तो 192 क्या बोलता है कि नॉन कैश ट्रांजेक्शन, अब ये 192 समझो कि नॉन कैश ट्रांजेक्शन में डायरेक्टर और पर्सन कनेक्टेड विद देम, तो ये प्रोहिबिट करता है कि आप फॉलोइंग टाइप ऑफ अरेंजमेंट में नहीं जा सकते। मतलब कि आप नहीं जा सकते हो, नॉन कैश ट्रांजेक्शन नहीं कर सकते, बट अगर कंडीशन फुलफिल करी तो कर सकते हो। जैसे कि आप ट्रांजेक्शन क्या है, ट्रांजेक्शन डायरेक्टर से ले रहे हो दे रहे हो, अरेंजमेंट डायरेक्टर ऑफ अ कंपनी और होल्डिंग सब्सिडियरी एसोसिएट, मतलब कैश का डायरेक्टर या पर्सन कनेक्टेड विद डायरेक्टर इस एक्वायर असेट फ्रॉम कंपनी, राइट। वो कंपनी एक्वायर कर रही है एक्वायर असेट अदर देन कैश फ्रॉम डायरेक्टर। तो डायरेक्टर है पूरा कैश का, कंपनी एसोसिएट सब्सिडियरी एंड होल्डिंग, तो डायरेक्टर कैश का उससे एक्वायर कर रहे हैं जो उसको दे रहे हैं, डायरेक्टर एक्वायर कर रहे हैं, कंपनी डायरेक्टर से एक्वायर कर रहा है। तो वही है कि आपको सबसे पहले प्रायर अप्रूवल लेना पड़ता है। तो आपको ये सब चीज़ें देखनी, कंप्लायंस हुआ है कि नहीं, प्रायर अप्रूवल, जनरल मीटिंग में OR, राइट। अब बाकायदा जब जनरल मीटिंग में OR पास होगा कि हमने नॉन कैश ट्रांजेक्शन करा है, OR पास कर दो। अगर कंसर्न डायरेक्टर या कनेक्टेड पर्सन, राइट, इज अ डायरेक्टर ऑफ कंपनीज होल्डिंग कंपनी, तो इसमें समझ रहे हो, सिमिलर प्रायर अप्रूवल आपको उसका भी चाहिए। इफ़ द कंसर्न डायरेक्टर, जिस डायरेक्टर के साथ आप कर रहे हो ना, ये जो भी कनेक्टेड पर्सन इज अ डायरेक्टर ऑफ द कंपनीज होल्डिंग वो होल्डिंग कंपनी का डायरेक्टर है, द लेटर टू हैव बीन ऑब्टेन अ सिमिलर प्रायर अप्रूवल फॉर द अरेंजमेंट बाय रिजोल्यूशन इन जनरल मीटिंग। तो प्रायर अप्रूवल आपको उधर से भी लेना पड़ेगा। देखो ये पता भी था, बट फिर भी हमने इधर लिखा कि क्योंकि जनरल मीटिंग में OR और होल्डिंग कंपनी से भी लेना पड़ेगा अगर डायरेक्टर होल्डिंग कंपनी का है। और जब आप ये जनरल मीटिंग में OR, ये तो मीटिंग में OR पास करोगे, इसका जब नोटिस आएगा, नोटिस फॉर अप्रूवल ऑफ रिजोल्यूशन, उसमें अरेंजमेंट बताओ कि देखो ये ट्रांजेक्शन है, इसमें ये अदर ट्रांजेक्शन अदर देन कंसिडरेशन है ना, ट्रांजेक्शन फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश, और नॉन कैश ट्रांजेक्शन है। तो जो असेट की वैल्यू है, अगर हम असेट बेच रहे हैं, खरीद रहे हैं, डायरेक्टर एक्वायर कर रहा है या कंपनी एक्वायर कर रहा है, तो वैल्यू ऑफ असेट रजिस्टर्ड वैल्यू से वैल्यूड होगी। फिर रिपोर्टिंग रिक्वायरमेंट 2 पार्ट में, फर्स्ट पार्ट ऑडिटर को रिपोर्ट करना है कि क्या नॉन कैश ट्रांजेक्शन में एंटर हुए हैं, राइट, एंड सेकंड पार्ट रिक्वायर ऑडिटर को रिपोर्ट करना कि प्रोविजंस 192 का कंप्लायंस करा है कि नहीं। तो सेकंड पार्ट रिपोर्टेबल तभी होगा जब पहला पार्ट ही होगा कि नॉन कैश ट्रांजेक्शन, क्योंकि नॉन कैश ट्रांजेक्शन करोगे तो ही देखना है कि वो 192 वो कंप्लाई कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो। और यही कि एज़ पर आवर ओपिनियन एंड अकॉर्डिंग टू इन्फॉर्मेशन एक्सप्लेनेशन गिवन टू अस, कंपनी ने नॉन कैश ट्रांजेक्शन तो एंटर करा है विद डायरेक्टर, और नॉन कैश ट्रांजेक्शन डायरेक्टर के साथ करा है जिसमें उसने एक्विजिशन करी है एसेट्स का, असेट तो रजिस्टर्ड वैल्यू से वैल्यूड कराई है, एंड एज़ पर आवर ओपिनियन प्रोविजंस 192 के फॉलो करे हैं। प्रोविजंस 192 के उन्होंने फॉलो करे हैं, मतलब ये सब उन्होंने काम करा है, प्रोविजंस 192 के फॉलो करे हैं, फॉर विच अप्रूवल हैज़ नॉट बीन येट बीन ऑब्टेन, अभी तक उन्होंने अप्रूवल नहीं लिया, राइट। तो फिर फॉर विच अप्रूवल हैज़ नॉट बीन ऑब्टेन। फिर रजिस्ट्रेशन विद RBI, क्या कंपनी इज़ रिक्वायर्ड टू रजिस्टर अंडर 45 IA, और अगर है, राइट, तो क्या रजिस्ट्रेशन ले लिया। तो वेदर कंपनी इज़ रिक्वायर्ड टू रजिस्टर एज पर 45 IA, तो उसको पता होना चाहिए कि NBFC क्या होता है, राइट। तो समझ में आएगा कि 45 IA में रजिस्ट्रेशन लेना है कि नहीं लेना है। तो कंपनी इज़ रिक्वायर्ड टू एग्जामिन, ऑडिटर इज़ रिक्वायर्ड टू एग्जामिन, ऑडिटर को एग्जामिन करना पड़ेगा क्या फाइनेंशियल इनकम टोटल इनकम का 50% से ज़्यादा है, क्या फाइनेंशियल एसेट, साथ ही साथ फाइनेंशियल एसेट टोटल एसेट का 50% से ज़्यादा है, क्या फाइनेंशियल एक्टिविटी प्रिंसिपल बिजनेस ऑफ एक्टिविटी है, क्या नेट ऑन फंड का क्राइटेरिया सेटिस्फाई कर दिया, तो ऐसे केस में आप रजिस्ट्रेशन ले सकते हो। तो ऑडिटर रिपोर्ट में ऐसी चीज़ रहेगी, क्या रजिस्ट्रेशन इज़ रिक्वायर्ड, राइट, इफ़ यस क्या रजिस्ट्रेशन ऑब्टेन करा, और इफ़ नो अगर रजिस्ट्रेशन नहीं करा है देन रीज़न देयर ऑफ। तो 45 IA में रजिस्ट्रेशन लेना है, इज़ रिक्वायर्ड टू रजिस्टर, अगर इफ़ यस वेदर रजिस्ट्रेशन हैज़ बीन टेकन, एंड इफ़ नॉट टेकन देन रीज़न देयर ऑफ। तो इस तरीके से हमने कारों के इंपॉर्टेंट सारे पॉइंट समझ लिए हैं। होप सो आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, और अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ डू लाइक द वीडियो, शेयर द वीडियो एंड सब्सक्राइब टू चैनल CA TV। मिलते हैं हम हमारे नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है, बाय। पर हाँ चलो ठीक है, ये भी देख लेते
कि अगर ऑडिट रिपोर्ट में आंसर अनफेवरेबल है या क्वालिफाइड है तो वो स्टेट द बेसिस कि क्यों। अगर बोला कि भाई कुछ अनफेवरेबल है तो आप बेसिस बताओ ऑफ अनफेवरेबल। और वेयर ऑडिटर अनेबल टू एक्सप्रेस ओपिनियन किसी मैटर पे हिज रिपोर्ट इंडिकेट सच फैक्ट टुगेदर विद द रीज़न। तो मतलब कि अनफेवरेबल है तो बेसिस बताओ, ओपिनियन नहीं दे पा रहा हो तो बेसिस बताओ। कारों का कंप्लायंस करने के लिए देखो सिंपल सी बात है, आपको सबमिट टू द कंपनी अ क्वेश्चनर। क्या ये इंपॉर्टेंट मैटर है जो कारों में कवर है, उसके रिस्पेक्ट में क्वेश्चनर भेज दो ताकि मैनेजमेंट से हमको सारी इन्फॉर्मेशन आ जाए। आपको स्पेसिफिक इंक्वायरी तो करनी पड़ेगी, तो जब आप पर्टिकुलर एक तो जनरल इंक्वायरी करने के लिए आप क्वेश्चनर भेज दो, बाकी जब आप स्पेसिफिक पर्टिकुलर क्लॉज टू क्लॉज की रिपोर्टिंग कर रहे हो तो आपको स्पेसिफिक इंक्वायरी क्वेश्चन करनी पड़ेगी, राइट। उनसे रिप्लाई एक्सप्लेनेशंस लेने पड़ेंगे, अपनी चेकलिस्ट बनानी पड़ेगी, ये सब चीज़ें हैं। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।